गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। कैसे यूरोपियंस आए और जो कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कैसे जो कंसोलिडेट कर दिया ब्रिटिश पावर इन इंडिया, पूरी जो ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने इंडिया में क्रिएट कर दी। पहला था एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। जो यूरोपियंस थे, चाहे वो यूरोपियंस थे, चाहे वो पोर्तुगीज़ हों, चाहे डच हों, चाहे डैनिश हों, चाहे फ्रेंच हों, चाहे इंग्लिश हों, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। फिर पढ़ेंगे इंडिया ऑन द यू ऑफ ब्रिटिश कॉन्टेस्ट। इंडिया जो था कैसे ब्रिटिशर्स ने कॉन्टेस्ट किया और उसके बाद एक्सपेंशन और जो कंसोलिडेट करा एक ब्रिटिश पावर को इंडिया के अंदर। चलिए चैप्टर 3 जिसमें एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम टॉक करते हैं एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की, तो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा इजी करना चाहते हैं, जिससे कि इजीली हम वन पीरियड को एंड करें और दूसरा बिगन हो जाए। इसलिए हम ऐसा मानते हैं जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया ये बिगन करती है जब यूरोपियंस आना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी नीड टू गो बैक व्हाट इज़ जनरली कंसिडर मेडिवल पीरियड। उससे पहले हम मानते हैं कि मेडिवल पीरियड था और फिफ्टींथ सेंचुरी इट्सेल्फ जो था ये टाइम जब जब इवन बिफोर मुगल्स केम एंड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। और 1526 में जो बाबर था वो पानीपत की पहली लड़ाई करता है और उसी दौरान जो यूरोपियंस थे 1498 में वास्को डिगामा भारत आ चुके थे। तो कह सकते हैं कि 15th सेंचुरी जो इटसेल्फ थी वो मुगल्स जो थे भारत है उसी समय ईस्ट इंडिया जो डिफरेंट यूरोपियंस थे वो भी आना शुरू कर देते हैं। अब जो पोर्तुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए थे जो क्वेस्ट थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। अब जो डिक्लाइन हो रहा था रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, जब रोमन एम्पायर 7th सेंचुरी में उसका डिक्लाइन होना चालू होता है तो अरब जो थे वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी अरब में वो अपनी डोमिनियन इजिप्ट और पर्शिया में अरब जो थे वो इजिप्ट और पर्शिया में अपनी डोमिनियंस साबित करते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट था ये डायरेक्ट कांटेक्ट था यूरोपियंस और इंडिया के बीच में। तो इधर इंडिया बीच में अरब और बाद में यूरोपियंस। तो जो अरब था इजिप्ट और पर्शिया पे जिनका डोमिनियंस हुआ करता था, पर्शिया जो आज का पूरा ईरान इराक और कहते हैं अफ़गानिस्तान, ये पूरा पर्शिया हुआ करता था। तो इंडिया और यूरोपियंस के बीच में पर्शिया एक सैंडविच की तरीके से था। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो तो यूरोपियंस और इंडियंस का इंडिया का था वो क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन यूरोपियन और इंडियन जब डिक्लाइन होने लगा, तो जो एसेसिबिलिटी थी इंडियंस कमोडिटीज़ की, चाहे वो स्पाइसेस हों, चेलिकोज हो, सिल्क हो, चाहे वेरियस स्पीशीज स्टोन हो, वो भी ग्रेटली इन डिमांड वो अफेक्ट हुई। 1453 में जब 1453 में 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे इंस्टेंटिबुल जो तुर्की में है जो फेल टू द ओटोमन टर्क। जो ओटोमन टर्क्स थे वहाँ पे उनका साम्राज्य जब ख़त्म हुआ जो जब उनका साम्राज्य खत्म हुआ, जो मर्चेंडाइज थी जो फ्रॉम इंडिया वेंट टू यूरोपियन, वो मार्केट जो थी अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट बन गए। जो मर्केंटाइलिज्म थी मर्चेंडाइज थी जो इंडिया और यूरोपियंस के बीच में, उसके बीच में अरब मुस्लिम जो इंटरमीडिएट बन गया। जो रेड सी था जो ट्रेड रूट हुआ करता था, स्टेट मोनोपोली थी उन पे इस्लामिक रूलर्स की जो अर्न करते थे ट्रेमेंडियस रेवेन्यू अर्न किया करते थे। जो लैंड रूट था इंडिया का वो ऑल्सो कंट्रोल बाय द अरब्स। जो लैंड रूट था इंडिया का वो अरब्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और जो सर्कमस्टेंसेस थे यूरोपियन के वो कोई एक डायरेक्ट सी रूट पाना चाहते थे जो इंडिया तक हो। 15th सेंचुरी में जो यूरोपियंस 15th सेंचुरी में जो यूरोपियन की ग्रिप बन गई था बाय द स्पिरिट ऑफ रेनेसा। वहाँ पे रेनेसा जो 15th सेंचुरी यूरोप में रेनेसा जो पुनः जागरण काल था, रेनेसा का जन्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। और उसी समय यूरोपियंस जो थे ग्रेट एडवांस इन आर्ट ऑफ शिप। उसी समय यूरोपियंस रेनेसा के दौरान शिप बिल्डिंग जो और मैग्नेटिक कंपास और नेविगेशन जैसी शुरुआतें होना चालू हुई। और इससे क्या हुआ कि ऑल ओवर यूरोप जो था एडवेंटेजियस सी वे समुद्री यात्राएं चालू हुई जो रीच करती थी अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट। जो ईस्ट में अननोन कॉर्नर्स थे उनको देखने की उनकी जिज्ञासा थी, क्योंकि उनको वेस्ट के साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ईस्ट में जाने की कोशिश किया करते थे।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था बहुत सारे रीजन्स में यूरोप में वो प्रोसेस रैपिडली, और साथ में जो एक्सपेंशन ऑफ लैंड थी अंडर कल्टीवेशन, और जो उन्होंने इंट्रोडक्शन का नए नए प्लॉग्स, चाहे वो इम्प्रूव्ड प्लॉगिंग जो थी, कहते प्लॉगिंग जो जुताई इम्प्रूव करा जुताई, उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक क्रॉप्स मैनेजमेंट करना, कैसे क्रॉप रोटेशन होती है और कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है मीट, कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है मीट जिसमें स्पाइसेस जो है कुकिंग में और प्रिजर्वेशन के लिए। जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी ग्रू करने लगी, और इसके साथ डिमांड जो थी ओरिजिनल लग्जरी गुड वो भी बढ़ गई। वो वेनिस जो इटली का शहर है, और जिनोवा जो अर्लियर प्रपोज्ड करते थे थ्रू ट्रेड इन ओरिएंटल गुड्स, वो भी स्मॉल क्या कहते हैं और ओटोमन टर्क के द्वारा। अब जो मेजर एक्सप्लोरेशन थी उनकी खुद की थी, जो नॉर्दर्न यूरोपियंस थे, वो क्या कहते हैं यूरोप और स्पेन की मदद से मनी और मैन की, वो क्या कहते हैं गिनोज जो थे रेडी थे प्रोवाइड, गिनोइज जो थे वो रेडी थे, जो प्रोवाइड करते शिप। जो टेक्निकल नॉलेज थी वो पोर्तुगीज़ और स्पेन की हेल्प से मिलती थी। अब ये नोट किया गया कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो एज्यूम करते थे लीडरशिप इन द क्रिस्टेडियम्स रेजिस्टेंस टू द इस्लाम, इवन इस्लाम के रेजिस्टेंस को वो कंट्रोल करते थे, और इसलिए वो क्या कहते हैं खुद इट्स सेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसलिए वो खुद अपना एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे, जो कैरेक्टराइज किया गया था गिनोइस के द्वारा। जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते, उन्होंने देखा कि जो आइडिया ऑफ फाइंडिंग एक नया सी रूट इंडिया तक खोजना चाहते थे, जो क्या कहते हैं बिकेम अ पोजीशन फॉर द प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल। जो प्रिंस थे हेनरी ऑफ पोर्तुगल के, उन्होंने उनका निक नेम जो हु वाज निक नेम्ड द नेविगेटर, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो नेविगेटर जो समुद्री यात्रा करते हैं उनको नेविगेटर कहते हैं, नेविगेटर की तरीके से। और उन्होंने उनका बहुत ही सरकमवेंट थे मुस्लिम डोमिनेंस जो हो रहा था ईस्टर्न मेडिटेरियन में। ऑल रूट्स जो थे कनेक्टेड इंडिया टू यूरोप, जो इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाले सी रूट्स थे उन पे कहते हैं मुस्लिम का डोमिनेंस हो रहा था। इसकी वजह से जो हेनरी ऑफ पोर्तुगल थे, जिनको निक नेम नेविगेटर कहा जाता था, वो उनका ये प्रयास था कि वो कोई ओशन रूट ढूंढें। अब जो पोप निकोलस फाइव जो थे, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक क्या कहते हैं बुल किया कि 1854 में कि वो कि राइट दिया कि वो नेविगेट करें सी टू द डिस्टेंस शोर ऑफ द ओरिएंट, वो एक समुद्री डिस्टेंस शोर जो है उसको ढूंढें, और जो स्पेसिफिकली एज फार एज इंडिया, जितनी दूर इंडिया है, और अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, और वो फाइट करें इस्लामिक इन्फ्लुएंस से, और स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ, और वहाँ क्रिश्चियन फेथ को भी फैलाएं। अब जो प्रिंस हेनरी थे डाइड बिफोर हिज ड्रीम बिकेम अ रियलिटी, लेकिन प्रिंस हेनरी जो थी वो 1454 के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी ड्रीम नहीं पूरी हो पाई। अब 1497 में अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियास एक ट्रीटी साइन हुई थी 1494 में। ये जो रूलर हैं पोर्तुगल और स्पेन के, वो डिवाइड करेंगे नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक। उन्होंने एक स्पेन और पोर्तुगल, स्पेन जो है वो बाहर साइड है, पोर्तुगल बाहर साइड है, स्पेन थोड़ा अंदर साइड है। तो जो उन्होंने एक समझौता ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलस में हुआ था कि जो रूलर हैं पोर्तुगल और स्पेन को डिवाइड करेंगे नॉन क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है बिटवीन देम बाय इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक, लगभग 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप वर्डी आइसलैंड। अंडर इस ट्रीटी में जो पोर्तुगल था उसका क्लेम जो था ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ लाइन, लेकिन जो स्पेन था वो क्लेम करता था एवरीथिंग टू द वेस्ट जो था। द सिचुएशन वाज दस प्रिपेयर्ड फॉर द पोर्तुगीज इंकर्शन इनटू द वाटर अराउंड इंडिया। अब जो वेस्ट का पार्ट था वो स्पेन के हाथ में, और पोर्तुगल का जो था वो ईस्ट में आया। अब 1487 में जो पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे बार्थो सोलो डियाज, वो क्या कहते हैं केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का, वहाँ तक गए थे। 1487 में जो पोर्तुगीज़ नेविगेटर थे बार्थोलोम्यू डियाज, वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक गए थे, सेल्ड अप द ईस्टर्न कोस्ट,
और उन्होंने कन्वाइंस किया था कि जो लॉन्ग लॉन्ग सी रूट है, रूट टू इंडिया, वो वहाँ से पता चल सकता है। लेकिन ओनली 10 ईयर्स बाद जो पोर्तुगीज शिप थे सेट आउट फॉर इंडिया 1497 में, अराइव इन इंडिया स्लाइटली लेस और इवन मोर लेस देन 11 मंथ में 1498 में आए। अब फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, अब वो ट्रेडिंग से रूलिंग कैसे बने इसके बारे में समझते हैं। जो वास्को डिगामा था वो अराइव हुआ 3 शिप्स, उसके बाद 3 शिप्स थे अंडर द वास्को डिगामा, जिसमें क्या कहते हैं गुजराती पायलट था नेम्ड अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की हेल्प से वो कैलिकट तक पहुंचा मे 1498 में। और क्या कहते हैं जो उस समय हिंदू रूलर थे कैलिकट के, जेमोरिन या समूर्थी क्या कहते हैं नो, और उन्होंने यूरोपियन इंटेंशन जो था उसको समझा, और जो प्रॉस्पेरिटी थी उनके किंगडम की, और जो ड्यू टू द कैलिकट पोजीशन उस समय एंटीप्रोट जो था वो उन्होंने अकॉर्ड किया, फ्रेंडली रिसेप्शन उनका बहुत स्वागत किया वास्को डिगामा का। और जो अरब ट्रेडर्स थे उनके साथ गुड बिजनेस था मलाबार कोस्ट पे, वो अप्रेंसिव और नॉट कीन टू द पोर्तुगीज गेटिंग टू होल्ड देयर, वो नहीं चाहते थे अरब वाले कि मलाबार में पोर्तुगीज़ का साम्राज्य फैले। अब फॉर सेंचुरीज जो ट्रेडिंग सिस्टम था इंडियन ओशन का, वो न्यूमरस पार्टिसिपेंट थे इंडियन अरब्स अफ्रीकन्स फ्रॉम ईस्ट कोस्ट से, उसमें इंडियंस थे भी थे, अरब के लोग थे, अफ्रीकन्स थे, और ईस्ट कोस्ट से चाइनीज़ वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से चाइनीज़ थे, जावा के लोग भी, अदर्स। बट ये जितने भी पार्टिसिपेंट थे अकॉर्डिंग वो टैक्टिक रूल्स ऑफ कंडक्ट करते थे, और कोई भी ओवर बिलिंग डोमिनेंस नहीं था, ऑल वर इन द प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट ओरिएंटेड थे। पोर्तुगीज़ जो थे उन्होंने चेंज करा कि वो चाहते थे कि जो मोनोपोली है प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली है उस पर वो कब्जा करें, और एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर को स्पेशली अरब्स को लगभग हटा दें और उस पर अपनी एक मोनोपोली बना लें। तो वास्को डिगामा वो स्टे रहा इंडिया में 3 महीने तक वास्को डिगामा रहा, उसके बाद वो पोर्तुगल चला गया, और जब कैरीड बैक विद हिज रिच कार्गो एंड सोल्ड द मर्केंडाइज, जो उस वापस गया तो उसके साथ एक कार्गो ले गया था बहुत, उसको बेचने के बाद यूरोपियन मार्केट एट अ ह्यूज प्रॉफिट, उसको यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो इम्पोर्टेंस थी डायरेक्ट एक्सेस पीपर काली मिर्च का ट्रेड जो था वो मेड क्लियर, यूरोपियंस को इससे समझ में आ गया कि वो बाय कर सकते हैं थ्रू, अभी तक वो मुस्लिम मिडल मैन करते थे, अब वो डायरेक्ट 10 टाइम्स जो है वो सेम अमाउंट पेपर उसी पैसे से खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट ऑफ यूरोपियन नेशंस के थे वो कहते अटेम्प्ट लेने लगे कि कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली। अब वो मिडिल मैन जो था उसको हटाना चाहते थे। उन्होंने एक व्यूज जो थी अंडर टेकन बाय द पेड्रो एवालरेज कैब्रल, जो ट्रेड फॉर स्पाइसेस के साथ ये आए, और उन्होंने नोटिफाई करा कि जो उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई कैलिकट में, और ये अराइव्ड हुए सितंबर 1500 में, 2 साल बाद, और 1498 में आया था, ये 1500 में। और क्या कहते वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो था जब पोर्तुगीज़ फैक्ट्री एट कैलिकट वो क्या कहते अटैक्ड बाय द लोकल्स के द्वारा अटैक करी गई, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल पोर्तुगीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेथ हो गई पोर्तुगीज़ की। जो रिटेलिएशन था कैब्रल का सीज ए नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स एंकर्ड इन द ऑनर, अब किल्ड 100 ऑफ देयर क्रू बिसाइड कॉन्फ्लिक्टिंग देयर कार्गो। अब बर्निंग शिप बहुत सारे जले, उसमें कैलिकट का बॉम्बार्डमेंट हुआ बाय कैलिकट पे बॉम्बार्डमेंट हुआ कैब्रल के द्वारा, जो कॉब्रल जो थे सक्सीड हो गए इसमें, और एडवांटेजेस ट्रीटी जो थी लोकल रूलर की कोचिन और कैनानोर में। अब वास्को डिगामा जो था वंस अगेन केम टू इंडिया 1501 में वास्को डिगामा फिर से आया, और जो जेमोरिन था वो डिक्लाइन हो चुकी थी, और एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट को भी भगा दिया गया था इन द फेवर ऑफ द पोर्तुगीज। जेमोरिन डिक्लाइंड टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन द फेवर ऑफ पोर्तुगीज। जब वास्को डिगामा कंबाइंड कॉमर्शियल ग्रीड जो थी फेविशियस हॉस्टाइल और जो वीक कर रहा था विजिलेंस ऑन अरब शिपिंग, जब वो आया
अब क्या हुआ कि जो रैप्चर हो चुका था एक बार जेमोरिन जो था, जेमोरिन जो था वो बिकेम टोटल और कंप्लीट। अब वास्को डी गामा सेटअप एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कैनानूर में कैनानूर में उन्होंने एक अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई जो जनरली कैलिकट कैनानूर और कोचिन बिकेम द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ द पोर्तुगीज। तो ट्रिपल सी कैलिकट कैनानूर और कोचिन, कैलिकट कैनानूर और कोचिन जो थे वो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर थे पोर्तुगीज़ के। अब क्या हुआ, धीमे धीमे जो प्रोटेक्टिंग फैक्ट्रीज थी वो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, पोर्तुगीज़ पोर्तुगीज़ को परमिशन मिल गया कि वो पॉडिफाई कर सकते हैं अपनी सेंटर्स को, और इस तरीके से उन्होंने कैलिकट कैनानूर और कोचिन को पॉडिफिकेशन चालू कर दिया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 में किंग ऑफ पोर्तुगल ने अपॉइंट करा गवर्नर इन इंडिया, जिसका नाम फ्रांसो डी अल्मीडा था, एक 3 ईयर टर्म 3 साल के लिए भेजा था, जो इक्विप्ड उसको बहुत सारे इंक्यूबेंट दिए थे, सफिशिएंट फोर्स थी जो प्रोटेक्ट करती थी पोर्तुगीज़ इंटरेस्ट को। इस तरीके जो किंग्स ऑफ पोर्तुगल थे उन्होंने 3 साल के लिए 1505 में फ्रांसो डी अल्मीडा को भेजा, जिसमें एक फोर्स भी भेजी उसके साथ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे और उनको कंसोलिडेट करने के लिए कहा गया जो पोजीशन है पोर्तुगीज़ इन इंडिया, और टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम ट्रेड, और मुस्लिम की जो ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बाय सीजिंग एडन को ओमरूज और मलाक्का। जो मलक्का जो है मलेशिया के बीच में, और जो एडन है ये कहते हैं रेड सी के पास, ओमूज़। तो 3 जगह एडन, ओमूज़ और मलक्का इसको कहते टेक करने के लिए कहा गया। और जो मुस्लिम का जो रूल था यहाँ से पूरी ट्रेड ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसकी सहायता के लिए उसको भेजा, किसको, फ्रांसिस डी अल्मेडा को। अब क्या हुआ, वो अराइव्ड हुआ, वो क्या कहते हैं उसने किलेबंदी करी एट अंजादीवा कोचीन कैनूर और किलवा में उसने किलेबंदी चालू कर दी, कोचीन में, कोहिनूर में, किलवा और अंजादीवा में। अब अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसका बहुत सारे लोगों से फिर मुठभेड़ हुई, और क्या कहते हैं अलॉन्ग विद अपोजिशन ऑफ द जेमोरिन के साथ, और इससे खतरा जो था फ्रॉम ममलिक, जो जेमोरिन था उसका खतरा जो था वो फ्रॉम ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट का जो सुल्तान था, ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, जो इनकरेज करता था मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जो लुब्रिकेट करता था कॉमर्स, नाउ एट रिस्क ड्यू टू द पोर्तुगीज़ इंटरफ्रेंस। अब जो इजिप्शियंस थे उनकी जो फ्लीट थी वो रेड सी पे वो स्टॉप कर दी जाती थी एडवांस ऑफ द पोर्तुगीज़ की वजह से उनको रोक दिया था। 1507 में जो पोर्तुगीज़ स्क्वाडर थी वो डिफीटेड 1507 में जो पोर्तुगीज़ की एक क्वार्टर थी जो डिफीटेड इन द नवल बैटल ऑफ द्यू बाय कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजराती नेटिव। जो नेवीज़ थी गुजरात की और इजिप्शियन की, उन्होंने पोर्तुगीज़ की एक स्क्वाडर को हरा दिया 1905 में, और अल्मीडा का जो सन था किल्ड हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर था अल्मीडा एवेंज में आ गया और उसने डिफीट कर टोटली क्रशिंग 2 नेवीज़। अल्मीडा के जो विजन था टू मेक पोर्तुगीज़ द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन, जो फ्रांसिस अल्मीडा का एक सपना था, क्योंकि उसका बेटा भी अब दीव जो है दमन जो है वो इधर खंबट के इस तरफ है इंडिया से, और दीव जो है गुजरात के कोस्ट पे है। तो इस तरीके से जो अल्मीडा का पुत्र तो चला ही गया था, तो अल्मीडा का एक विज़न था कि वो मास्टर बनना चाहता था इंडियन ओशन का, और इसलिए उसने एक पॉलिसी बनाई ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा का ही पॉलिसी था, जिसने कार्टकेज सिस्टम बनाया, जिसे कार्टकेज सिस्टम था। अब उसके बाद अल्फांसो डी अल्ब्रियूक, अल्मीडा के बाद दूसरा जो पोर्तुगीज़ आया गवर्नर, जिसका नाम था अल्फांसो डी एल्ब्रियूक जो था वो सक्सीड करता है अल्मीडा को एज अ पोर्तुगीज़ गवर्नर इन इंडिया, और उसका जो रियल फाउंडर पोर्तुगीज़ पावर थी इन ईस्ट, जो टास्क था उसका कंप्लीट बिफोर हिज डेथ, और उसके अल्मीडा के मरने से पहले ही वो अपना काम पूरा कर चुका था, और जो इंडियन ओशन पे ब्लू वाटर पॉलिसी थी। अब जो सिक्योर्ड, अब क्या पोर्तुगल का एक स्ट्रेटजिक कंट्रोल बन चुका था इंडियन ओशन पे,
और वो इंस्टैब्लिश कर चुके थे बेस ओवरलुकिंग ऑल द एंट्रेंस टू द सी, एंट्रेंस टू द सी, ओवरलुकिंग एंट्रेंस टू द। बाद में जो पोर्तुगीज़ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था ईस्ट अफ्रीका में, और उसके साथ जो रेड सी था जो होमरूज पे, और जो मलाबार था जो मलक्का था, सब पे उसका अधिकार बन चुका था। जो पोर्तुगीज़ थे अंडर एल्बर्यूक, वो क्या कहते हैं बूस्टर्ड करते स्टैंड होल्ड बन चुका था बाय इंट्रोड्यूसिंग ए परमिट सिस्टम ऑफ, उनको एक जब भी उधर से कोई शिप निकलता तो उन्होंने एक परमिट सिस्टम बना दिया था कि अदर कोई शिप अगर निकल रहा, इस तरीके से वो एक्सरसाइज करते थे कंट्रोल ओवर द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर इन द रीजन। जो नॉन अवेलेबिलिटी थी टिम्बर की इन गल्फ में, और जो रेड सी जो रीजन था फॉर शिप बिल्डिंग, वो कहते हैं मदद करता था पोर्तुगीज़ की बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ। जो एल्ब्रियूक था वो उसने एक्वायर कर लिया गोवा को फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो अब जो बीजापुर था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे उनके हैंड में गोवा था, तो एल्ब्रियूक ने उनसे छीन लिया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो मुगल्स थे वो 1526 में बाबर आया था, और उससे पहले पोर्तुगीज़ पहले ही पहुंच चुके थे। तो उस समय जो मुगल रूल जो चल रहा था, उसी दौरान जो मुग़ल रूल में जो साउथ में औरंगज़ेब के समय ये लोग पहुँचे थे, उससे पहले भी जो क्या कहते हैं मुग़ल रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था। तो जो बीजापुर था वो कहते हैं गोवा के हैंड में था। तो 1910 में जो गोवा छीन लिया गया एल्ब्रियूक ने 1910 में, और जो प्रिंसिपल पोर्ट था सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जिसमें यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो जब पहले सिकंदर आया था तो उसने मौर्य साम्राज्य पे कहते हैं नंद वंश को हराने की कोशिश करी थी। उसके बाद पहली बार कहते हैं जो गोवा था पहली बार छीना गया था, और ये गोवा बाद में जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने दे दिया था, और ये क्या कहते आगे चल के स्टेट भी बन गया। और ये जो फर्स्ट बिट बताया गया कि जो ये फर्स्ट बिट था इंडियन टेरिटरी, जो यूरोपियंस ने पहली बार अलेक्जेंडर के बाद इसे हथियाया था। जो इंटरेस्टिंग फीचर थी इस रूल में कि इन्होंने एबॉलिश ऑफ सती, इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस हिज रूल वॉज एबॉलिशन ऑफ सती को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और जब आप किसी सोशल सिस्टम में हाथ डालेंगे तो जाहिर है रिवॉल्ट होंगे। तो अब ये जो पोर्तुगीज़ मैन थे वो कहते व्यापार करने लगे, वेजेस होने लगी, और स्टे बैक इन इंडिया में स्टे बैक इन इंडिया। जब एल्ब्रियूक जो इनकरेज करता है कि जो एल्ब्रियूक जो था उसने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहाँ की जो लोकल वाइफ्स थी उनके साथ मैरिड करना चाहा, और इन गोवा एंड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ दे इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ विलेज लैंडलॉर्ड। और वहाँ विलेज जो प्रोविंस गोवा में और जो प्रोविंसेस नॉर्थ में थी वहाँ पे उन्होंने अपने आप को विलेज लैंडलॉर्ड के तरीके से, और वहाँ पे बिल्डिंग न्यू रोड, वहाँ पे नई रोड्स बनाई, इरिगेशन वाटर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, कैस्यू नट, और जो बेटर प्लांटेशन वैरायटीज़ थी कोकोनट की, और प्लांटिंग लार्ज ग्रुप्स ऑफ द कोकोनट जो मीट करती थी नीड फॉर क्वायर, जो रस्सी होती थी रिजिंग एंड द कॉर्डेज, जो रस्सियाँ होती थी, जो कॉर्ड रस्सियाँ होती थी, रिजिंग जो होती थी वो शिप में इस्तेमाल की जाती थी। और जो सिटी थे वो गोवा और कोचिन जो थे वो सेटल्ड एज ए आर्टिशन और मास्टर क्राफ्टमैन, वो जो एक सेंटर बन चुका था गोवा और कोचिन जो जहाँ पे आर्टिशन और मास्टर क्राफ्टमैन्स रहते थे। और बिसाइड बीइंग ट्रेडर मोस्ट जो जितने भी पोर्तुगीज़ केम टू लुक अपॉन दिस सेटलमेंट, अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे सेटलमेंट चालू हो चुका था कोचिन और गोवा में, रादर देन पोर्तुगल अब एज अ होम। ये पोर्तुगल अब यहाँ पे सेटल्ड हो चुके थे। तो पहले कहते हैं फ्रांसो डी अल्मीडा आया, उसके बाद फ्रांसो डी अल्मीडा के बाद हमारे पास क्या कहते हैं एल्ब्रियूक आया, और एल्ब्रियूक के बाद अब तीसरा ये गवर्नर है जिसका नाम है निना डू कुन्हा जो एज्यूम द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़ इंटरेस्ट इन इंडिया इन नवंबर 1529 में, ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर, जब कहते हैं शिफ्ट किया उसने हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। अब जो निनू डा कुन्हा था उसने कोचिन से सी फॉर
कुन्हा ने जो शिफ्ट कर लिया गोवा। बहादुर शाह जो था ऑफ गुजरात, बहादुर शाह जो गुजरात का था ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पर हुमायूं, उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हुमायूं के साथ, बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पर हुमायूं सिक्योर्ड हेल्प फ्रॉम द पोर्तुगीज़। और जो बहादुर शाह था गुजरात का, उसने कहते पोर्तुगीज़ से हेल्प ली सीडिंग टू देम इन 1934। और उसके जो आइलैंड था बसीन का विद हिज डिपेंडेंसी एंड रेवेन्यू। अब ही ऑल्सो प्रॉमिस देम एज अ बायस टू दीव, और उसने प्रॉमिस करा कि जो दीव है गुजरात का वो दे दिया जाएगा। अब बहादुर शाह रिलेशन जो थे पोर्तुगीज बिकेम श्योर व्हेन हुमायूं विड्रॉ फ्रॉम गुजरात इन 1536। बहादुर शाह के जो रिलेशन थे पोर्तुगीज़ के साथ वो बहुत कड़वे हो गए जब हुमायूं ने विड्रॉ कर लिया गुजरात में इन 1536 में। अब जो इनहेबिटेंट वहाँ के लोग थे उन्होंने कहते हैं स्टार्ट कर दिया फाइटिंग विद द पोर्तुगीज़। बहादुर शाह जो था वो चाहता कि रेज करे अपना वॉल ऑफ पार्टीशन, अपोज करता था पोर्तुगीज़ को उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए इन द कोर्स ऑफ जिस इन उनके साथ नेगोशिएशन के लिए जो रूलर था गुजरात का वो इनवाइट करता है पोर्तुगीज शिप एंड किल्ड इन 1937। डा कुन्हा जो है अटेम्प्ट करता है कि इंक्रीज़ करी जाए पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस जो है बंगाल में बाय सेटलिंग मैनी पोर्तुगीज़ नेशनल विद द हुगली एंड द हेडक्वार्टर, हुगली और उस हेडक्वार्टर है वहाँ का हेडक्वार्टर बनाया जाए। लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन थी फॉर पोर्तुगीज़, अब जो फॉरेबल कंडीशन थी पोर्तुगीज़ के लिए, जो इंडिया था एक्सेप्टिंग गुजरात को छोड़ के पूरा जो इंडिया था वो पोर्तुगीज़ के लिए फेवरेबल प्लेस बना, एंड विच वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगारा। जो महमूद बेगारा जो इन इंडिया एक्सेप्टिंग गुजरात विच वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगारा 1458 से 1511 तक। नॉर्दर्न पार्ट जो था वो डिवाइडेड था अमंग मैनी स्मॉल पावर्स में। नॉर्दर्न पार्ट जो था वो महमूद बेगारा जो था बहुत सारे स्मॉल डिवाइडेड था मैनी स्मॉल पावर्स में। और डिकन में जो बहमनी किंगडम था, डिकन में बहमनी किंगडम था वो ब्रेकअप हो गया था स्मॉल किंगडम में। और कोई पावर ऐसी नहीं थी जो नेवी के लिए कहते इतना बड़ा नाम हो, और क्या कहते हैं नेवल स्ट्रेंथ किसी के पास ऐसी नहीं थी। फार ईस्ट में जो इम्पीरियल डिक्रीज हो रहा था चाइनीज़ एम्पर जो लिमिटेड थी नेविगेशनल रीच जो थी चाइनीज़ शिप की। अब क्या हुआ कि अरब मर्चेंट जो थे, शिप ओनर्स जो थे, हु डोमिनेटेड इंडियन ओशन, वो भी क्या कहते हैं इन्हीं के हाथों में थी पोर्तुगीज़ की। मैच द ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी ऑफ द पोर्तुगीज़। अब क्या हुआ पोर्तुगीज़ जो थे वो कैनॉन्स प्लेस ऑन देयर शिप्स। अब जो कैनॉन्स होते थे उसको भी मतलब हथियार जो होते थे शिप्स पे रखना चालू कर दिए। तो पोर्तुगीज़ हैड अ कैनॉन्स ऑन प्लेस ऑन देयर शिप्स। अब जो पोर्तुगीज़ स्टेट थी जो जनरल टेंडेंसी थी कि वो अंडर एस्टिमेट करें पोर्तुगीज़ जो होल्ड करता था इंडिया में। लेकिन जो एस्टेडो पोर्तुगीज़ डा जो था स्टेट ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, जो लार्जर एलिमेंट्स थे इंडिया में हिस्ट्री में दैट गिवन क्रेडिट फॉर इट। और बहुत सारे जो कोस्टल पार्ट थे इंडिया के और जो अदर पोर्तुगीज़ पावर विद इन 50 ईयर्स वास्को डी गामा अराइवल से, जो पोर्तुगीज़ और जो उनके ऑक्यूपाइड सम 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अलोंग गोवा पोर्तुगीज़ जो थे ऑक्यूपाइड कर लिया था सम 60 माइल्स कोस्ट गोवा। और वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई टू दमन एंड दीव, फ्रॉम मुंबई टू दमन दीव, मुंबई और दमन दीव भी जो था। और अप्रोच टू गुजरात, गुजरात की तरह चल रहे थे। और कंट्रोल नैरो ट्रैक्ट विद 4 इम्पॉर्टेंट पोर्ट जिसमें 100 ऑफ टाउन्स और विलेजेस आते थे। इन साउथ उन्होंने अंडर चेन ऑफ सी फोर्ट किलेबंदी कर ली थी, ट्रेडिंग पोस्ट बना ली थी, जैसे चाहे मैंगलोर हो, चाहे कन्नूर हो, कोचीन हो, कैलिकट कोचीन कन्नूर में बहुत पहले ही बना ली। अब मैंगलोर जो था वो कर्नाटका में है, वो भी उन्होंने हथिया लिया। और उनके जो पावर थी मालाबार में वो नॉट कंसोलिडेटेड, मालाबार में जो बहुत सारे रीजन थे वो टुकड़ों में थे। और इट वॉज नॉट इनफ टू इंश्योर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर द लोकल रूलर्स हु हेल्ड देयर स्पाइस ग्रोइंग लैंड। जो पोर्तुगल इंस्टैब्लिश करना चाहते थे फर्दर मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट इन द ईस्ट कोस्ट एट सैंथोम जो चेन्नई है, और नागापत्तनम इन आंध्रा।
लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 16 सेंचुरी तक जो वेल्दियस्ट सेटलमेंट वो ग्रो हो गया एट द हुगली इन द वेस्ट बंगाल। अब जो एम्बेसडर एक्सचेंज होते थे गोवा बिटवीन गोवा और मैनी अदर मेजर किंगडम इन इंडिया एट दैट टाइम, जो ट्रीटी जो साइन हुई गोवा और डेक्कन सुल्तान के बीच में 1570 के बीच में रेगुलरली रिव्यू करी जाती थी एज लॉन्ग एज देयर किंगडम, जब तक किंगडम रहती थी तब तक उसके बाद रिव्यू की जाती थी। जो पोर्तुगीज़ हमेशा वो प्ले करते थे रोल इन द सक्सेसिव बैटल फॉर द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन विजयनगर और डेक्कन सुल्तान। जो पोर्तुगीज़ होते थे वो हमेशा किसी न किसी पावर को सपोर्ट करते थे जिससे बैलेंस बना रहे विजयनगर किंगडम और डेक्कन सुल्तान, बिटवीन डेक्कनीज एंड मुगल्स, बिटवीन मुगल्स एंड मराठास। जो डेक्कन में मथुरा जो डेक्कन में मुगल्स हैं जा रहे हैं, जो मुगल्स मराठा में और जो विजयनगर, चार लोगों के बीच में जो विजयनगर है, जो डेक्कन सुल्तान है और जो मराठा हैं मुगल्स, मराठा और मुगल्स और विजयनगर डेक्कन, इनमें बैलेंस बना है। इसीलिए जो पोर्तुगीज़ फर्स्ट जो यूरोपियंस थे कम टू इंडिया, जो कहते लास्ट टू लीव और आखिरी तक रहे, और इट वाज 1961 और 1961 में भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा रिकैप्चर कर लिया और दमन एंड दीव फ्रॉम देम, गोवा दमन एंड दीव से ले लिया, उसके साथ ही ये गए। जो पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो वाइसरॉय हुआ करता था, जो सर्व एज 3 इयर्स, और जो उसका एक सेक्रेटरी हुआ था लेटर ईयर्स में, और जो नेक्स्ट काउंसिल होता करती। और जो इम्पोर्टेंस केम वेडर डी फजेंडा, जो नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस केम टू वेडर डी फजेंडा, और जो रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू और कार्गोज़ के लिए और डिस्पैच करता था फ्लीट्स को। जो कार्गोज़ होती थी, जो व्यापार होता था, वेडर डी फेजेंडा करता था, और जो किलेबंदी थी फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, पोर्ट रेसनेस फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, वो भी अंडर कैप्टन्स में होती थी जो असिस्ट करते थे फैक्टर हुज जो पावर थी इंक्रीज्ड बाय द डिफ़िकल्टीज़ फॉर द कम्युनिकेशन, जो ऑफन यूज़ करी जाती थी पर्सनल ट्रेड के लिए। जो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज़ थी, जो मूर था वो बिटर एनिमी था पोर्तुगीज़ का, जो मूर्स थे वो बहुत बिटर एनिमी थे पोर्तुगीज़ के इन नॉर्थ अफ्रीका में जो मूर्स थे वो बिटर एनिमी थे पोर्तुगीज़ के, इसलिए वर द अरब्स, इसीलिए वो अरब से भी बहुत बड़े दुश्मन थे। जब वो अराइव कर रहे थे ईस्ट में, तो पोर्तुगीज़ ब्रॉड with them the same zeal to promote Christianity and wish to persuade all Muslim। इस तरीके से वो क्रिश्चियनिटी को यहाँ प्रमोट कर रहे थे, जो इनटॉलरेंट टूवर्ड द मुस्लिम, इसलिए वो मुस्लिम के प्रति बहुत ही इंटॉलरेंट थे। जो पोर्तुगीज़ थे वो शुरुआत में क्विट टॉलरेंट टूवर्ड्स द मुस्लिम, लेकिन बाद में ओवर टाइम जो आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जब उन्होंने इक्विजिशन कर लिया गोवा में, देर वॉज अ चेंज एंड हिंदू वर ऑल्सो परसिक्यूटेड। अब जो लेकिन जो डिस्पाइट जो इनका इनटॉलरेंट बिहेवियर था, ज्यूसिस्ट मेड अ गुड इम्प्रेशन। ज्यूसिस्ट थे जो था, उनका गुड इम्प्रेशन था एट द कोर्ट ऑफ अकबर, मेनली ड्यू टू द मुगल एम्पर इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन ऑफ थियोलॉजी, जो उनकी सोच थी उसके प्रति। जो सितंबर 1579 में अकबर फॉरवर्डेड अ लेटर टू द अथॉरिटीज़ एट गोवा, जो अकबर ने एक लेटर फॉरवर्ड करा अथॉरिटीज़ एट गोवा रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड टू लर्नड प्रीस्ट। उन्होंने 2 लर्नड प्रीस्ट को बुलवाया वहाँ से। चर्च अथॉरिटी जो थी गोवा की, वो एलर्जी एक्सेप्टेड और इनविटेशन, और उन्होंने एंड सीइंग इट ए चांस टू कन्वर्ट द एम्परर टू क्रिश्चियनिटी, और उनको ये चांस मिल गया कि वो एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा लें। विद हिम हिज कोर्ट एंड पीपल्स, ज्यूइस्ट फादर जो थे रोडोल्फो एवाविया और ऑन्टोनियो मॉन्सेरेट जो थे वो सेलेक्ट किए गए इस पर्पस के लिए। 2 जो जूइस्ट फादर थे, जिसे रोडोल्फो और एक्वाविया और जो ऑन्टेरियो मोनास्ट्रेट, ये सेलेक्ट किए गए थे फॉर पर्पस के लिए। व्हेन वो रीच फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी पहुँचे 28 फरवरी को, मतलब फरवरी के लास्ट दिन में 1580 में, तो उन्होंने ऑनर रिसीव किया, और ऑनर रिसीव करने के बाद जो एक्वावीरा और जो मॉन्स्टेरारेट थे वो वेंट बैक इन 1583 में,
और उनके साथ जो होपनेस थी पोर्तुगीज़ इंटरटेन द अकबर्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी फेथ। लेकिन जो सेकंड मिशन था जो अकबर के द्वारा कॉल्ड इन 1590 और उन्होंने ऑल्सो एंडेड ए सिमिलर नोट 1959 की थर्ड मिशन जो है अगेन इनवाइटेड बाय द अकबर अराइव्ड इन 1905 एट लाहौर, जहाँ पे कोर्ट कॉइंड ए सॉर्ट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन और बाय एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सेकुलर पॉलिटिक्स, वहाँ पे एक सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करी गई। जो फादर जीरोम जेवियर थे और इमैनुअल पिनहीरो वो क्या कहते हैं लीडर ऑफ द मिशन थे, और उन्होंने जो लेटर्स फ्रॉम द कोर्ट बिकेम वेरी वाइडली नोन फॉर द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड ऑन द लेटर पार्ट ऑफ अकबर रीजन। अब जो प्रिंस सलीम थे, अब जब अकबर के बाद उनका बेटा आता है सलीम जिसे जहांगीर कहते हैं, सलीम, और जो ये कहते थ्रोन था जहांगीर के हैंड में, प्रिंस सलीम जिसे जहांगीर कहते हैं, और एक्वायर्ड करा मुस्लिम बाय नेगलेक्टिंग जूइस्ट फादर। उन्होंने जहांगीर ने नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जो जूइस्ट फादर थे, और साथ में ग्रेजुअली जो टेम्परेरी कहते जो क्या कहते हैं जूइस्ट थे उनको एंड कर दिया। 1606 में जब रिन्यूड हिज फेवर्स और उनको रिन्यू करा गया उनका फेवर देमसेल्फ। इंग्लैंड और जो स्पेशियस चर्च थी एट लाहौर was allowed to retained by them along with the collegium or the priest residence। अब क्या हुआ, अब वहाँ पे जो प्रीस्ट के लिए रेसिडेंस भी बना दिया गया, और 1608 में 20 बैप्टिस्म्स वर कैरीड आउट इन आगरा, और आगरा में भी क्या कहते हैं वहाँ पे उनका 1608 में एक वहाँ पे भी चर्च और बैप्टिस्ट बन गया। अब जो प्रीस्ट थे पब्लिकली एक्ट करते थे विद एज मच लिबर्टी एज इन पोर्तुगल। अब जो प्रीस्ट थे उतनी ही स्वतंत्रता थी जितनी की वो पोर्तुगल में देखते थे। जहांगीर का जो कंडक्ट था वो जूइस्ट प्रीस्ट के प्रति बहुत होपफुल रहा, और ब्रिंगिंग हिम विद इन द क्रिश्चियन फोर्ड, जिस तरीके से वो क्रिश्चियन फोर्ड में आए। लेकिन जो उनकी होप्स थी वो पूरी नहीं हो गई। वर बिलीव जो एरोगेंट एक्शंस थे ऑन द पार्ट ऑफ पोर्तुगीज वाइसरॉय क्रिएटेड अ रिफ्ट विद द मुगल एम्परर। अब जो पोर्तुगीज लूज फेवर विद द मुगल्स, जो पोर्तुगीज़ जो थे उनका भी अकबर और जहांगीर के प्रति जो फेवर बना हुआ था अब वो लूज़ कर जाता है जब 1608 में कैप्टन पोर्तुगीज़ लूज़ फेवर, जब पोर्तुगीज़ का जो फेवर है वो लूज़ कर देते हैं विद मुग़ल, क्योंकि मुग़ल्स भी चाहते थे कि पोर्तुगीज़ का कोई ना कोई ऐसा सामना करने वाला आ जाए जो इनको टक्कर दे सके। तो 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस और उनकी शिप हेक्टर रीच सूरत, तो क्या कहते हैं ब्रॉट हिम अ लेटर फ्रॉम जेम्स वन इंग्लैंड किंग ऑफ इंग्लैंड, जो मुग़ल कोर्ट में जहांगीर के रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको परमिशन दे दी जाए बिजनेस करने के लिए इंडिया में। लेकिन फादर पिनहेरो एंड पोर्तुगीज़ अथॉरिटी जो थी डिड देयर बेस्ट टू प्रिवेंट हॉकिंस फ्रॉम द रीचिंग द मुग़ल कोर्ट। उन्होंने रोक लिया पोर्तुगीज़ ने बट डिड नॉट सक्सीडेड कोर्ट बट डिड नॉट। जहांगीर एक्सेप्टेड द गिफ्ट, लेकिन वो पूरा क्या कहते हैं जो हॉकिंस को रोक लिया लेकिन वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुए। पोर्तुगल जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, जो जहांगीर एक्सेप्ट करा उन्होंने हॉकिंस के गिफ्ट को ब्रॉट हिम और गेव हॉकिंस ए वेरी फेवरेबल रिसेप्शन इन 1609 में फेवरेबल रिसेप्शन दिया। हॉकिंस न्यू द तुर्की लैंग्वेज, हॉकिंस जो था तुर्की जानता था और जो मुगल्स थे मुगल अफ़गान से आए थे। मुगल्स जो थे अफ़गान के पीछे ही तुर्कमिस्तान है, तुर्की वो जानता था। और हॉकिंस न्यू द तुर्की लैंग्वेज वेल, और जो कन्वर्जन हुआ एम्परर के बीच में, और जो लैंग्वेज विदाउट द एड ऑफ इंटरप्रेटर, किसी भी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे क्या हुआ कि जो हॉकिंस और जहांगीर अपॉइंटेड हिम एज अ मनसब ऑफ 400 एट द सैलरी ऑफ ₹30,000। अब क्या हुआ कि जो जहांगीर उससे प्रभावित हुआ बिना इंटरप्रेटर की जब उसकी बात हुई, और जो मनसब जहांगीर ने उसको एक 400 का मनसब दिया जिसकी सैलरी 30,000 हुआ करती थी। अपेरेंटली ही नेवर रिसीव्ड इट, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। हॉकिंस वॉज ऑल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ अर्मेनियन क्रिश्चियन नेम्ड मुबारक शाह। हॉकिंस जो था वॉज ऑल्सो मैरिड टू द डॉटर ऑफ अर्मेनियन, एक अर्मेनिया जो है वो कंट्री है,
वो अर्मेनिया कंट्री ही है, वो ईरान से सटा हुआ है और वहाँ पे मुस्लिम रूल था। जो ग्रांट दिया गया ट्रेडिंग फैसिलिटी टू द इंग्लिश ऑफर्ड द जो ग्रांट दी गई ट्रेडिंग फैसिलिटी इंग्लिश ऑफेंडेड द पोर्तुगीज़, उन्होंने पोर्तुगीज़ को दे दी। लेकिन जो आफ्टर नेगोशिएशन जो ट्यूस वाज इस्टेब्लिश बिटवीन पोर्तुगीज़ और मुगल एम्पायर, जो पोर्तुगीज़ जो थे स्टॉप्ड द इंग्लिश शिप फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने स्टॉप कर दिया पोर्तुगीज़ ने स्टॉप कर दिया इंग्लिश शिप को जो वो इंटर कर रहा था पोर्ट ऑफ सूरत। और बेफ्ट वॉकिंग लेफ्ट द मुगल कोर्ट। अब जो हॉकिंस था वो उसने छोड़ दिया मुगल कोर्ट 1611 में, और अनेबल टू काउंटर द पोर्तुगीज़ इंटरव्यू टू और चेक द वैसिलेटिंग मुगल पॉलिसीज़। और 1612 में इंग्लिश शिप जो था ड्रैगन अंडर द कैप्टन बेस्ट अलॉन्ग विद ए लिटिल शिप ओसिएंडर सक्सेसफुली फॉट ए पोर्तुगीज़ फ्लीट। वो पोर्तुगीज़ फ्लीट के साथ युद्ध करता है। जहांगीर हु हैड नो नेवी, क्योंकि जहांगीर के पास कोई नेवी नहीं थी, वर्थ इट्स नेम, लर्नड ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। पोर्तुगीज़ के जो एक्ट और जो प्राइवेसी थी वो भी also resulted in a conflict with the imperial Mughal government in 1613 में जो पोर्तुगीज़ 1613 में जो पोर्तुगीज़ ऑफेंडेड जहांगीर, उन्होंने जहांगीर को ऑफेंड किया बाय कैप्चरिंग मुगल शिप इम्प्रिजनिंग मैनी मुस्लिम्स और प्लंडरिंग द कार्गो। अब क्या हुआ, इससे पोर्तुगीज़ का जो विश्वास था टूटने लगा। एंड इनरेंज्ड जहांगीर ऑर्डर्ड मुकारब खान जो क्या कहते हैं इन चार्ज ऑफ सूरत, जिसे ऑब्टेन कंपेशन। अब इसी समय जो रीजन था शाहजहाँ का आ गया, और हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ जो एडवांटेज था पोर्तुगीज़ का एंजॉयड इन द मुगल कोर्ट वाज लॉस्ट फॉर एवर। इसी के साथ जो कहते हैं शाहजहाँ के समय जो पोर्तुगीज़ का पूरा लिंक जो टूट गया, और लॉस्ट देयर होप ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ रॉयल फैमिली एंड मुगल इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। और इसी के साथ उनकी जो होप थी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की वो टूट गई। जो होप फॉर पोर्तुगीज़ क्योंकि जो वेलकम उन्होंने पाया था क्या कहते हैं अकबर के द्वारा और जहांगीर के द्वारा, वो अब ख़त्म हो गया था। कैप्चर ऑफ हुगली जो थी वो बंगाल में हुगली एक जगह है, हुगली एक नदी है हुगली की। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीरियल फरमान जो है सरकिया है 1579 में पोर्तुगीज़ ने वहाँ सेटल डाउन करा ऑन द रिवर बैंक। और एक शॉर्ट डिस्टेंस जो है सेटागॉन इन बंगाल जो कैरी आउट करता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। और कुछ ही साल में स्ट्रेंथ जो थी और अपनी पोजीशन जो थी कॉन्स्ट्रक्ट कर ली बिग बिल्डिंग, और वहाँ पे माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड, जिससे कि सेटागॉन जो था न्यू पोर्ट नोन एज हुगली। जो सेटागॉन है सेटागॉन जो है वो हुगली के पास ही हुगली का नया पोर्ट जिसे हुगली कहा जाता है। जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चर, जहाँ पे सॉर्ट और जो कस्टम हाउसेस थे उनके, और जो स्टार्ट करा इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टली लिवाई ऑफ ड्यूटी ऑन टोबैको पे भी टैक्स लगाया उन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ट्रेड का। और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी में। अब जो पोर्तुगीज़ थे वो नॉट ओनली जो पोर्तुगीज़ थे न केवल मनी साथ में ट्रेडर, और साथ में वो क्रूएल स्लेव ट्रेड भी परचेज़ किया करते थे ऑन सीजिंग हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रन। और वो क्योंकि वो स्लेव्स खरीदा करते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम किसी का भी हो, होम दे ब्रॉट अप एज क्रिश्चियन, और फिर इसको क्रिश्चियन बना देते थे। अब इसके कोर्स में क्या हुआ, जो नेफरीज एक्टिविटी थी सीज 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज़ महल, उन्होंने 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज़ महल। और 24 जून 1632 में जो मुगल ने सीज़ कर दिया हुगली को, और बिगेन एंडिंग इन द कैप्चर 3 मंथ के लिए। शाहजहाँ जो था ऑर्डर द बंगाल गवर्नर कासिम खां कि वो एक्शन ले अगेंस्ट द पोर्तुगीज़, और जो सीज़ कर दिया हुगली को फाइनली लीड टू द पोर्तुगीज़ फ्लूइंग। अब मुगल सफ़र कर रहे थे लॉस ऑफ 1000 मैन और 400 प्रिजनर्स टू आगरा। जो प्रिजनर्स थे वर ऑफर टू ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इस्लाम और टू बिकेम स्लेव। तो उनके पास 2 ऑप्शन था। जो प्रिजनर्स थे उनके पास ऑप्शन था कि वो इस्लाम को कबूल करें या फिर स्लेव। जो
persecution of Christians continued for some time, after which they died down gradually. जो डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगल का हुआ 18th सेंचुरी में, जो पोर्तुगीज़ इंडिया में लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस थ्रो सम ऑफ देम स्टिल कैरीड, कुछ रहा बाद में वो जो ट्रेड थे इंडिविजुअल कैपेसिटी, और लगभग वो टुक टू पायरेसी और रॉबरी के द्वारा। हुगली जो था यूज़ किया जाता था सम पोर्तुगीज़ एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, लेकिन जो डिक्लाइन हुआ पोर्तुगीज़ का वो बाय सेवरल फैक्टर। जो लोकल एडवांटेज गेन कर रहे थे पोर्तुगीज़ इन इंडिया वो रिड्यूस हो गई विद इन द इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन इजिप्ट, जब इजिप्ट में पावरफुल आ गई, और पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में जब राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठा एज देयर इन इमीडिएट नेबर सब आ गए। मराठा जो थे मराठा ने कैप्चर कर लिया साल सेट को, और जो बसीन 1739 में फॉर्म द पोर्तुगीज़। तो मराठा ने सालसेट और जो बसीन थे 1739 में छीन लिया पोर्तुगीज़। और जो रिलीजियस पॉलिसी थी पोर्तुगीज़ की, चाहे वो एक्टिविटी ऑफ जूइस्ट की हो, और जो राइज कर रही थी पॉलिटिकल फियर, और जो एंटागोनिज्म थी मुस्लिम के लिए, और जो पोर्तुगीज़ पॉलिसी थी कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी मेड द हिंदू ऑल्सो रिसेंटलेंट। इससे क्या हुआ, जो इनकी पॉलिसी थी वो हिंदू को भी पसंद नहीं है, और डिसऑनेस्ट ट्रेड जो प्रैक्टिस वो इवोक करा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जो पोर्तुगीज़ जो थे नोटेरी एज अ सी पायरेटर, क्योंकि सी में वो पायरेसी एक अपना पेटेंट समझी जैसे बना के चलते थे, इससे उनका ये जो सी पायरेसी थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो एरोगेंस और जो वायलेंस था एनिमोसिटी पर पहुंच चुका था, और जो रूलर थे जो स्मॉल स्टेट के, और जो इम्पीरियल मुगल्स थे साथ में। अब जो डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, अब उनको एक नई जगह मिल गई थी, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील को ढूंढ लिया था, जहाँ पे उनका जो पूरा माइंड था डाइवर्ट हो गया, और उन्होंने अपनी कॉलोनी जो थी वो क्या कहते हैं ब्राज़ील में बनाना चालू करा, कॉलोनाइज करना एक्टिविटी ऑफ पोर्तुगल टू द वेस्ट, और इस तरीके से उनका यहाँ पे लगभग अंत ही हो गया। 61 में जब तक आज़ाद हुआ तब तक वो गोवा को कंट्रोल में रखे, फिर उसके बाद दे दिया। जो यूनियन था टू किंगडम्स का, स्पेन और पोर्तुगल, जो यूनियन था टू किंगडम स्पेन और पोर्तुगल 1580-81 में, जो ड्रैगिंग स्मॉल किंगडम ऑफ स्पेन वॉर्स, और जो क्या कहते हैं इंग्लैंड और हॉलैंड बैडली इफेक्टेड पोर्तुगीज़ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया, और जो अर्लियर मोनोपोली ऑफ नॉलेज जो सी रूट की इंडिया के पास थी, जो पोर्तुगीज़ नॉट रिमेन ए सीक्रेट नहीं रख पाए, लेकिन सून जो थे डच और जो इंग्लिश थे उन्होंने उनकी जो लर्निंग स्किल थी उसको पता कर लिया, स्किल ऑफ ओशन नेविगेशन, और उसको सीख लिया। और न्यू ट्रेडिंग जो कम्युनिटीज़ थी यूरोप की अराइव्ड इंडिया, जहाँ पे उनको जो भयंकर रिवैलरी झेलनी पड़ी, और इस स्ट्रगल से जो पोर्तुगीज़ हैव गिव वे टू मोर पावरफुल एंड इंटरपेनिंग कंपिटिटर। डच और जो इंग्लिश थे, उसके बाद डच आ गए, पोर्तुगीज़ और जो इंग्लिश थे वो ग्रेटर रिसोर्सेज और मोर कंपल्शन के साथ एक्सपेंड कर रहे थे ओवरसीज़ में, और दे ओवरकम द पोर्तुगल रेजिस्टेंस वन बाय वन। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो पोर्तुगीज़ राइज एंड फॉल। 1498 में अराइव ऑफ वास्को डिगामा एट कैलिकट और हिज ग्रांड रिसेप्शन बाय द लोकल किंग जेमोरिन। 1503 में उन्होंने फर्स्ट पोर्तुगीज़ फोर्ट बनाया कोचीन में, और 1505 में उन्होंने कैनोर में इस्टेब्लिश किया सेकेंड पोर्ट कैनोर में, और 1509 में उन्होंने डिफीट द कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात इजिप्ट एंड जेमोरिन बाय द पोर्तुगीज़ गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मीडा ने गुजरात और इजिप्ट और जेमोरिन जो था तीनों को मिल के हरा दिया। और 1510 में जो अल्फांसो एल्ब्रूक था वो पोर्तुगीज़ गवर्नर बना, और उसने कैप्चर करा गोवा और बीजापुर को, और 1530 में डिक्लेयर करा कि गोवा जो है पोर्तुगीज़ कैपिटल बन गई। और 1535 में जो सब्जेक्शन था दीव का वो भी आ गया, और 1559 में जो पोर्तुगीज़ कैप्चर दमन दीव और गोवा सब आ गया। 1596 में जो ओस्टर्स था पोर्तुगीज़ बाय द डच फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। 1612 में लॉस ऑफ सूरत टू द इंग्लिश, उन्होंने कहते प्रिंस ने मैरी करी जब पोर्तुगल के साथ, तो उन्होंने गिफ्ट में दे दिया सूरत, लॉस ऑफ नहीं वो मुंबई दिया था, क्या कहते हैं 1612 में लॉस ऑफ सूरत टू द ब्रिटिश। और 1663 में जो डच था विन ऑल द
पोर्तुगीज फोर्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट आउट ऑफ पोर्तुगीज। अब जो पोर्तुगीज पजेस फेल हो रही थी, इनका गोवा जो था वो रिमेन विद द पोर्तुगीज और लॉस्ट इट इम्पोर्टेंस जब जब पोर्ट आफ्टर द वॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जब विजयनगर फॉल हुई तो क्या कहते हैं उसी के साथ जो उनका पोजीशन था वो भी ख़त्म होने लगा। और जो स्पाइस ट्रेड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ डच, जो मसाले की जो व्यापार होती तो डच के हाथ में आ गई। गोवा जो सुपरसेट बाय द ब्राज़ीलियन और जो इकोनॉमिक सेंटर थे ओवरसीज एम्पायर ऑफ पोर्तुगल। 1683 में आफ्टर टू नेवल असॉल्ट मराठास और इन्वेडेड गोवा, और मराठा भी इन्वेड कर गया गोवा। जो सिग्निफिकेंस था पोर्तुगीज़ का, जो मोस्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो कमिंग है पोर्तुगीज़ नॉट ओनली इनिशिएटेड द माइट बी कॉल्ड द यूरोपियन इरा, जो पोर्तुगीज़ थे ना केवल उन्होंने उन्हें यूरोपियन इरा स्टार्ट किया बल्कि इमरजेंस ऑफ नेवल पावर, जो नेवी थी वो भी नेवल इमरजेंस ऑफ नेवल पावर स्टार्ट हुई। और जो चोलास थे अमंग अदर्स, जो कहते हैं बीन जो चोला थे वो बहुत अच्छे नेवल पावर हुआ करते थे। अब वो फर्स्ट टाइम जो फॉरेन पावर थी वो केम टू इन इंडिया, और साथ में बाय द वे ऑफ सी पोर्तुगीज़ जो शिप्स थे जिनमें हथियार हुआ करते थे कैनन, और ये जो फर्स्ट स्टेप था गेनिंग मोनोपोली ओवर द ट्रेड, जो ट्रेड पे मोनोपोली पाने का, और विद इससे खतरा जो था एक्चुअल यूज़ ऑफ फोर्स, जो पोर्तुगीज़ जो डिक्लेयर कर दिए थे इंटेंशन बाय द रूल्स एक्सेप्ट देयर ओन, और ये इस तरीके से जो गेटिंग डिसीजिव एडवांटेज ओवर द इंडियन और ओवर द इंडियन ओशन ट्रेडिंग। अब जो मलाबार जो 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज़ शो मिलिट्री इनोवेशन इन, वहाँ पे जो मलाबार कोस्ट थी वहाँ पे मिलिट्री इनोवेशन हुआ जिसमें यूज़ ऑफ द बॉडी आर्मर और मैचलॉक और जो गन्स और फ्रॉम द शिप। पोर्तुगीज़ जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूटेड मुगल यूज़ ऑफ द फील्ड गन्स और मुगल यूज़ ऑफ फील्ड गन्स एंड आर्टिलरी ऑफ द स्टैरअप। अब क्या हुआ इम्पोर्टेंट जो मिलिट्री कंट्रीब्यूशन जो था पोर्तुगीज़ से ऑन शोर, वो ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री आ गई थी। स्पेनिश मॉडल जो था इंट्रोड्यूस किया 1630 में, और जो डच प्रेशर के अंदर, और जो प्रैक्टिस थी अडॉप्टेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच और बाद में इंग्लिश, और बाद में जो मराठा और सिख के पास इनके पास पहुंची ये टेक्नोलॉजी। जो आर्मी ऑफ स्पॉय थी, अब उनके पास नए टूल्स आ चुके थे ऑफ द एम्पायर इन इंडिया। पोर्तुगीज़ जो थे वो मास्टर थे इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी, मल्टी टेकिंग शिप्स जो बनाते थे, हेवनली कंस्ट्रक्टेड डिज़ाइनिंग, और उनके पास राइड था एटलांटिक गेल्स का, और इस तरीके से वो रेगुलर मानसून को समझते थे। उनके पास परमिट था देम टू कैरी हैवियर आर्मेंट, और उनके पास आर्मेंट बहुत बड़ा आर्म जो हथियार गोलाबंदी ले जाने का परमिट हुआ करता था, और ये यूज़ करते थे कैस्टर्ड प्रो एंड स्टर्न जो नॉट वर्थली मेथड बाय जिससे वो रिपेल कर सकें लैंड बॉर्डरिंग को। और इस तरीके से इंडियन जो बिल्डर्स थे अडॉप्ट, उन्होंने बोथ देयर यूज़ उनका यूज़ सीखा, और जो पोर्तुगीज़ स्किल थी और जो ऑर्गेनाइजेशन थी क्रिएशन ऑफ द रॉयल एरिसनल्स और डॉकयार्ड, जिस तरीके से नए नए डॉकयार्ड अभी कोचिन में जो डॉकयार्ड हैं, और मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ द पायलट और मैपिंग एंड पिटिंग स्टेट फोर्सेस प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग जो थी। अब जो मुगल्स और मराठास जो थे, मुग़ल और मराठा जो थे उन्होंने भी पोर्तुगीज़ से बहुत कुछ सीखा, और उनके हेयर्स जो थे नॉलेज कैसे वर अदर यूरोपियंस स्पेशली जो डच और इंग्लिश इन एशिया। जो इन इंडिया जो मेमोरीज़ हैं रिलीजियस परसिक्यूशन की, वो क्रूएलिटी जो डिट्रैक्ट की थी फ्रॉम अदर कंट्रीब्यूशन जो क्या कहते हैं पोर्तुगीज़ से कल्चरल फील्ड में, लेकिन इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, भूला नहीं जा सकता। जो मिशनरीज थे और जो चर्च थी, ऑल्सो टीचर्स, और जो पैटर्न इंडिया में आए आर्ट ऑफ पेंटर और जो कार्वर और जो स्कल्पचर लेके आए, जो म्यूज़िक था दे इंटरप्रेटर्स नॉट जस्ट द ऑफ पोर्तुगीज़ बट ऑफ यूरोपियन आर्ट ऑफ इंडिया। जो आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ और जो गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ जो फ्लोरिश करा गोवा में, और जो प्लेस बिकेम द सेंटर ऑफ एलोबरेट फिलीग्री वर्क, और बहुत अच्छा वर्क जो उन्होंने मेंटल वर्क करा एम्बेडिंग ज्वेल्स, और बहुत सारा ज्वेल्स इंटीरियर चर्चेस में बिल्ड करा गया। पोर्तुगीज़ की जो वुड वर्क है, लकड़ियों में जो नक्काशी और जो स्कल्पचर है वो समटाइम पेंटेड सीलिंग छतों में होती थी, और जनरली सिंपल इन देयर आर्किटेक्चर प्लान। और डच जो थे कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज जो था लीड कर रहा था डच को, जो अंडरटेक करता था वेजेस ऑफ द ईस्ट। कॉर्नलिस डी होटमैन
जो फर्स्ट डच मैन जो था रीच करा था सुमात्रा और बंतम इन 1596 में, और 1602 में जो स्टेट ऑफ जनरल था नीदरलैंड का अमलगेमेट उसका एमलगेट कर दी गई उसकी ट्रेडिंग कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफ द नीदरलैंड। और ये कंपनी जो एम्पावर करती थी कैरी ऑन वॉर टू कंक्लूड ट्रीटीज और पोजीशन ऑफ द टेरिटरीज टू करेक्ट देम। डच सेटलमेंट जो था आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, जो डच थे फाउंडेड देयर फर्स्ट जो डच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मंसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में बनाई, और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिससे कि बिकेम अ थ्रेट, खतरा ना रहे टू द खतरा ना रहे बिकेम द खतरा ना रहे पोर्तुगीज से। उन्होंने नागापट्टनम मद्रास के पास फ्रॉम द पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया और मेड इट देयर मेन स्ट्रॉन्गहुड इन द साउथ इंडिया। इस तरीके से मंसूलीपट्टनम और नागापट्टनम जो था उनके पास दो अच्छी कॉलोनीज आ गई। अब डच दो इस्टेब्लिश फैक्ट्री ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, कोरोमंडल जो कोस्ट थी गुजरात में, उन्होंने कहते हैं फैक्ट्री कोरोमंडल कोस्ट पे इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। 1609 में उन्होंने ओपन कर दी अपनी फैक्ट्री पुलिकट नॉर्थ ऑफ मद्रास, साउथ नॉर्थ दोनों में, और कुछ प्रिंसिपल फैक्ट्रीज जो इंडिया में सूरत में, बिमलीपट्टनम में, कैराकल और चिंसूरा में, बरान नगर, कासिम बाजार, बलसौर, पटना, नागापट्टनम और कोचीन में पार्टिसिपेट करने लगे रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कैरिंग ट्रेड। अब जो ये टुक करा था आइसलैंड ऑफ फार ईस्ट, जो वेरियस आर्टिकल्स थे और जो मर्केंडाइज फ्रॉम इंडिया, और ये कैरीड करते थे। इंडिगो मैन्युफैक्चर जो होती थी यमुना रिवर में, जो इंडिगो नील की खेती होती थी यमुना वैली में सेंट्रल इंडिया में, और टेक्सटाइल और सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल, सेल्ट पीटर फ्रॉम बिहार, और ओपियम एंड राइस फ्रॉम द गंगा वैली। इस तरीके से वो ओपियम और राइस गंगा वैली से लिया करते थे, और जो इंडिगो होता था वो यमुना वैली से लिया करते थे। जो एंग्लो डच रिवैलरी होती है, अब जो इंग्लिश थे वो कहते हैं डचों के साथ उनका समझौता हो नहीं पाया और इनके साथ एंग्लो डच रिवैलरी होना स्टार्ट हो गई। जो इंग्लिश थे पहली बार जो उनका जो था राइजिंग हुआ प्रोमिनेंस ईस्टर्न ट्रेड के लिए, और इससे क्या हुआ सीरियस चैलेंजेस आने लगे कमर्शियल इंटरेस्ट को लेके डच के साथ। जो कमर्शियल रिवैलरी थी वो टर्न इनटू ब्लडी वॉरफेयर। अब जो डच और जो इंग्लिश थे वो रीच एम्बोयना प्लेस जो है प्रेजेंट इंडोनेशिया में, जहाँ पे डच कैप्चर्ड फ्रॉम द पोर्तुगीज 1605 में, और उन्होंने मैसकेयर कर दिया बहुत से 10 इंग्लिशमैन को वहाँ और 9 जापानीज़ 1623 में। ये जो इंसिडेंट था फर्दर इंटेंसिफाई होता गया रिवैलरी बिटवीन द टू यूरोपियन कंपनीज, और जो प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर था बोथ पार्टीज जो थे कंप्रोमाइज़ पे आई, और 1667 में ब्रिटिश एग्रीड की विदड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स ऑन द इंडोनेशिया। ब्रिटिश ने अपने जितने भी क्लेम थे इंडोनेशिया से वो हटा लिए, और जो डच रिटेन फ्रॉम इंडिया, डच ने इंडिया से हटा लिए टू कॉन्क्रीट ऑन देयर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया। दे मोनोपोलाइज द ट्रेड इन द ब्लैक पेपर, और उन्होंने कहते हैं जो काली मिर्च थी और स्पाइसेस थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटी थी डच के लिए, वो सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम थी। अब जो डचों का जो डिक्लाइन था इंडिया में होने लगा, जो डच को वो मलय आर्पाइलिगो इंडोनेशिया में मिल गया था। थर्ड एंग्लो डच वॉर 1672 से 74 के बीच में हुआ, और इसी के साथ जो कम्युनिकेशन था बिटवीन सूरत और जो न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे भी मिल गया, गॉट कट ड्यू टू द 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स जो थे कैप्चर इन द बे ऑफ बंगाल बाय द डच फोर्सेस। जो रिटेलिएशन था इंग्लिश और डिफीट हुआ डच इन द बैटल ऑफ हुगली में पूरी तरीके से डच पूरा हार गया, और उनका जो क्रश कर दिया गया डच एम्बिशन इन इंडिया। जो डच का पूरा एम्बिशन था वो ख़त्म हो गया। अब डच जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रह गया था एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, और उनका कंसर्न जो था वो केवल ट्रेड में रहा। बहुत सारे केसों में उन्होंने जो मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो रहा वो स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और जहाँ से वो अर्न करते थे ह्यूज प्रॉफिट, और उनका देयर थ्रो बिजनेस। अब इंग्लिश जो थे चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, जो फ्रांसिस ड्यूक व्यूज था अराउंड द वर्ल्ड 1580 में, और जो इंग्लिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश जो इंग्लिश की विक्ट्री हुई थी ओवर द स्पेनिश आर्माडा 1588 में, जनरेट न्यू सेंस ऑफ एंटरप्राइजेज इन ब्रिटिश।
अब इनक्रेज करा गया सेलर्स को कि वो वेंचर करें आउट ऑफ द ईस्ट, और उनको जो ज्ञान है न्यू ऑफ द हाई प्रॉफिट अर्न बाय द पोर्तुगीज़ इन द ईस्टर्न ट्रेड, उनको पता था कि पोर्तुगीज़ कैसे ईस्टर्न ट्रेड्स के द्वारा। अब इंग्लिश जो ट्रेडर थे वो वांटेड अ शेयर, और 1955 में एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, जो एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट का, जो चैलेंजिंग देमसेल्फ द मर्चेंट एडवेंचर, फॉर्म्ड किया गया कंपनी। और दिसंबर 31 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने इशू करा एक चार्टर जो कि राइट ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट था कंपनी को, जिसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, जो गवर्नर और जो कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, जो इनिशियली जो मोनोपोली थी 15 ईयर्स के लिए दी गई थी, विच में 1609 के लिए जो एक्सटेंड कर दी गई इनडेफिनेटली बाय फ्रेश चार्टर के द्वारा अनंत समय के लिए कर दी गई। अब डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज़। अब जो इंग्लिश टर्न टू इंडिया टू सर्च द टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए, और अदर कमोडिटीज़ ऑफ द ट्रेड। जो प्रोग्रेस थी इंग्लिश कंपनी की उसमें जो वेस्ट और साउथ में उनका सबसे ज़्यादा, जो कैप्टन हॉकिंस जो थे जब कोर्ट ऑफ जहांगीर में पहुंचे तो वहाँ पोर्तुगीज़ का दबदबा था। जहांगीर इन अप्रैल 1609 में इटसेल्फ, लेकिन जो मिशन था इस्टेब्लिश करना फैक्ट्री एट सूरत डिड नॉट सक्सीड ड्यू टू द अपोजिशन, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने अपोजिशन किया, एंड हॉकिंस लेफ्ट आगरा, और उन्होंने आगरा से वो हॉकिंस आगरा चले गए। नवंबर 1611 में इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मंसूलीपट्टनम ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बाद में उन्होंने एक इस्टेब्लिश करी फैक्ट्री 1616 में, और 1612 में दैट कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्तुगीज़ इन द सी ऑफ सूरत, और इम्प्रेस करा जहांगीर को, ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश टू इन अर्ली 1630 टू इस्टेब्लिश ए फैक्ट्री सूरत अंदर थॉमस एल्डवर्थ। 1615 में सर थॉमस रो जो था केम एंड क्रिएटेड एम्बेसडर टू जेम्स वन टू द कोर्ट। जो थॉमस रो था केम एज एन एग्रीगेटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और स्टे ऑन देयर टिल फरवरी 1690, और इस तरीके से वो 15 से 19 तक लगभग 4 साल रहा। ही वॉज अनसक्सेसफुल इन कंक्लूडिंग द कॉमर्शियल ट्रीटी, लेकिन कॉमर्शियल ट्रीटी नहीं हो पाई विद द मुगल एम्पायर, और ही वॉज एबल टू सिक्योर ए नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, और उससे काफ़ी इंक्लूडिंग परमिशन टू सेटअप फैक्ट्रीज आगरा में, अहमदाबाद और भरूच में। जो इंग्लिश कंपनी थी डिड नॉट हैव स्मूथ प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस बहुत स्मूथ रही, और कंडक्टेड विद द पोर्तुगीज़ एंड डच इन द बिगिनिंग। बाद में जो चेंजिंग सिचुएशन हेल्प कर रही थी टर्न दिस इन द फेवर। जो बॉम्बे था वो गिफ्ट में मिल गया था किंग चार्ल्स टू को बाय द किंग ऑफ पोर्तुगल ने डाउरी के फॉर्म में बॉम्बे दे दिया था। जब चार्ल्स की मैरिज हुई पोर्तुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन के साथ इन 1662, बॉम्बे जो था वो गिवन ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो एनुअल पेमेंट 10 पाउंड्स ओनली करना पड़ता था 1668 में। बाद में बॉम्बे जो था मेड हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, इस तरीके से वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे, सूरत से बॉम्बे में उसका प्रेसिडेंसी बना गई 1687 में। इस तरीके से जो टैक्टिक पीस जो थी बिटवीन इंग्लिश और जो पोर्तुगीज़ वो शांत हो गई। अब क्या हुआ, ऑल्सो एंग्लो डच जो कंप्रोमाइज़ भी हो गया था मेंशन अर्लियर, जो पहले डच ने नेशन ले लिया और इनको इंडिया दे दिया, जिसके साथ डच जो एग्री हो गया था, और इंटरफेस अब जो इंग्लिश कंपनी का था वो ट्रेड पे इंडिया में, और इंग्लिश जो थे वो टू आर्च रिवाइवल हो गए थे यहाँ पे। अब जो इंग्लिश कंपनी थी उनकी पोजीशन जो थी वो इम्प्रूव कर गई थी बाय द गोल्डन फरमान इशूड बाय देम बाय सुल्तान ऑफ गोलकुंडा के सुल्तान से उनको गोल्डन फरमान मिल चुका था 1632 में, ऑन द पेमेंट ऑफ 500 पगोडा ईयर, 500 पगोडा जो पेमेंट देने पे गोल्डन फरमान मिल गया था, और ये अर्न प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पार्ट ऑफ गोलकुंडा। एक मेंबर ऑफ मंसूलीपट्टनम काउंसिल जो ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे जो थे 1639 में रिसीव करा रूलर ऑफ चंदगिरी परमिशन टू बिल्ड एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, जो
बाद में बिकम फोर्ट सेंट जॉर्ज और रिप्लेस कर दिया मंसूरीपट्टनम एज द हेडक्वार्टर, रिप्लेस मंसूरीपट्टनम एज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। और इस तरीके से सूरत से उन्होंने मुंबई को कैपिटल बना लिया। इसी तरीके से मंसूरीपट्टनम से उन्होंने चेन्नई को, सेंट जॉर्ज जो था वहाँ पे अपना बना लिया। और इंग्लिश जो एक्सटेंड था वो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो थी वो ईस्ट और स्टार्ट करी फैक्ट्रीज इन हरिहरपुर इन महानदी डेल्टा और बालसोर इन उड़ीसा। उड़ीसा जो है बालसोर और जो महानदी डेल्टा था वहाँ पे इनका एक्सटेंड बन गया। अब बंगाल बचा था इनके हाथ में, तो वेस्ट और साउथ हाथ में आ गया था बंगाल। फुटहोल्ड जो बंगाल में इनका जो बंगाल में इन्होंने लार्ज और रिच प्रोविंस था इंडिया का, और एडवांस उसका ट्रेड और कॉमर्स भी काफ़ी ज़्यादा था। जो कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल था बंगाल का वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट सीकिंग बहुत ज़्यादा दिखता था। अब जो बंगाल था वो इम्पोर्टेंट प्रोविंस था मुग़ल एम्पायर का। शाह शुजा जो था सूबेदार था, गवर्नर ऑफ बंगाल 1651 में। और ब्रिटिश की जो ट्रेड थी बंगाल के साथ वो रिटर्न फॉर एनुअल पेमेंट लगभग 3,000 हुआ करती थी, ल्यू ऑफ ऑल ड्यूटी। फैक्ट्री जो थी बंगाल में वो स्टार्टेड एट हुगली और अदर प्लेसेस, कासिम बाजार, पटना, राजमहल। अब जो डिस्पाइट जो प्रिविलेज हो रही थी फरमान की, जो कंपनी की जो बिजनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, ऑब्स्ट्रक्ट बाय कस्टम ऑफिसर। जो कस्टम ऑफिसर होते थे वो टैक्स लगाते थे इन द लोकल चेक पोस्ट, और जो आक्स करते थे पेमेंट टू टोल। अब क्या हुआ कि जो चार्ज चेंज, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी। जो कंपनी चाहती थी कि वो अपनी पॉडिफाइड करे सेटलमेंट इन हुगली, वो पॉडिफिकेशन करना चाहती थी। जो फोर्स जो जो विलियम हेगी थे फर्स्ट एजेंट जो गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, उन्होंने अपील करी शेस्ता खान से कि जो मुग़ल गवर्नर ऑफ बंगाल हैं वो अगस्त में 1682 में उन्होंने रिक्वेस्ट की फॉर, जिससे कि वो कुछ क्या कहते हैं शिकायत करी कि वो क्या कहते हैं पॉडिफाई करना चाहते हैं। और इससे क्या अपील होस्टिंग ब्रेकडाउन बिटवीन इंग्लिश और मुगल्स। 4 साल बाद जो हुगली थी स्नैक्ड बाय इम्पीरियल मुगल्स इन अक्टूबर 1686। जो इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग द इम्पीरियल पोर्ट, जो इंग्लिश थे रिटेन करा, कैप्चर करा द इम्पीरियल पोर्ट्स एट थाना इसे मॉडर्न गार्डन रिच कहते हैं, रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनापुर, और वहाँ पे स्टॉर्मिंग द मुगल फोर्टिफिकेशन, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन बलसौर में चालू करा। लेकिन जो इंग्लिश थे फोर्स टू लीव हुगली, और उनको कहा गया कि आप हुगली छोड़ दीजिए, एंड सेंड टू अनहेल्दी लोकेशन एट द माउथ ऑफ द रिवर गंगा। आफ्टर द मुगल लेड द हुगली, जब आफ्टर द मुगल रेड द हुगली पे रेड डाला तो जॉब चारनुक जो था एक कंपनी एजेंट, उसने स्टार्ट का नेगोशिएशन विद द मुगल्स, जिससे कि कॉर्ड सुल्तानुती। चारनुक जो था साइंड ट्रीटी मुगल्स के साथ 1690 में, और रिटर्न टू सुल्तानुती इन अगस्त 1690। और इंग्लिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश्ड ऑन द फरवरी 10 1691, और ये इंपीरियल फरमान था, इशू हुआ था, परमिट करता था इंग्लिश को कि वो कंटिन्यू करेंगे कंटेंटली देयर ट्रेड इन बंगाल। और इनके लिए इनको 3,000 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा इन ऑल ड्यूज़। जो जमींदार थे बर्धमन डिस्ट्रिक्ट के शोभा सिंह रिबिल्ड करा, सब्सिक्वेंटली गिविंग द इंग्लिश द pretext they were looking for to modify their settlement at Sudunati in 1696। 1698 में जो इंग्लिश सक्सीड हो गए गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ 3 विलेज, उनको 3 गांव की जमींदारी मिल गई, जिसे गोविंदपुर और सुतानुती, और जो कली काका से कालीघाट कहते हैं। फ्रॉम द उनको पेमेंट जो 1,200 रुपये मिलता था यहाँ से ओनर, फ्रॉम देयर ओनर ऑन द पेमेंट ऑफ 1,200 रुपये पे उनको 3 गांव की क्या जमींदारी मिल गई। अब जो पॉर्टिफाइड सेटलमेंट उनका वॉज नेम्ड सर फोर्ट विलियम, जो 1700 में चालू हुआ। ऑल्सो बिकेम द साइट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। सर चार्ल्स एरी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब जो फारूक शिकर का फरमान 1715 में इंग्लिश मिशन जो था वो लेड बाय जॉन सुरमन, जो कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर फारूक शिकर जो 3 फेमस फरमान्स उनको इशू करता है कि गिविंग कंपनी वैल्यूबल प्रिविलेज इन गुजरात, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद।
जो फरमान है ये ऑब्टेन उन्होंने करा था मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, बंगाल जो है वो कंपनी की जो बंगाल है कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है एक्सेम्प्ट किया जाएगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी से एक्सीडिंग कर रहेगा एनुअल पेमेंट जिसके 3,000 रुपये देना पड़ेगा। और जो कंपनी है परमिट इशू दस्तक और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, उसके लिए उसको दस्तक दिया जाएगा। और कंपनी जो है वो परमिट करेगी रेंट मोर लैंड आफ्टर अराउंड कलकत्ता। इन हैदराबाद जो कंपनी रिटेनिंग टू एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ड्यूटी इन द ट्रेड और हैड टू पे द प्रिवेलिंग रेंट ओनली फॉर मद्रास। जो सूरत था उसको एनुअल पेमेंट जो देना था 10,000 रुपये। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे एक्सेप्ट किया गया फ्रॉम द लिवाई ऑफ ऑल ड्यूटी। इट वॉज इट वॉज क्रिसीड दैट कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड। और इस तरीके से उसको पैसे छापने का भी ऑर्डर, कॉइन पैसे ढालने का भी ऑर्डर मिला एट बॉम्बे, जहाँ पे टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। इस तरीके से वो करेंसी का भी उनको पावर मिल गया। साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मैनेज टू अर्न ए नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन इन बंगाल फ्रॉम मुगल अथॉरिटी बाय द मीन्स ऑफ फैक्ट्री और डिप्लोमेसी के साथ। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने वैनिश कर दिया फ्रेंच बिफोर दे। अब फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 1609 में जो वॉकिंस जो थे अराइव करे जहांगीर कोर्ट में। 1611 में जो कैप्टन मिडलटॉन थे ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। और 1613 में परमानेंट जो फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश हुई सूरत में। अब 1615 जो था वो थॉमस रो जो थे एम्बेसडर जो थे जेम्स वन के, वो अराइव करे जहांगीर कोर्ट में। और 1618 में एम्बेसडर सक्सीड हुए ऑब्टेनिंग फरमान कंसर्निंग फ्री ट्रेड विद द एग्जम्पशन फ्रॉम आइलैंड टोल्स। 1616 में जो कंपनी इस्टेब्लिश करी फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन द मंसूलीपट्टनम। 1632 में कंपनी ने गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा सेफ्टी और परसुकेटिंग ऑफ द रूल। 1633 में जो कंपनी ने इस्टेब्लिश करी अपनी पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया इन द हरपुर, जिसे बालसौर उड़ीसा में कहते हैं। 1639 में कंपनी गेट द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम द लोकल किंग। 1651 में कंपनी को गिवन परमिशन टू ट्रेड हुगली में भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। और 1662 में ब्रिटिश किंग चार्ल्स टू जो थे उन्होंने बॉम्बे एज अ डाउरी दे दी बाय पोर्तुगीज़ के साथ। और 1667 में जो औरंगजेब गिवन द इंग्लिश एज अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। औरंगजेब ने 1667 में फरमान दे दिया वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल के साथ। 1691 में जो कंपनी गेट द इम्पीरियल ऑर्डर, उसको कंपनी को इम्पीरियल ऑर्डर मिल गया टू कंटिन्यू देयर ट्रेड इन बंगाल इन पेमेंट 3,000 रुपये पर ईयर पे। आज 1717 में जो मुगल एम्परर फारूक शिकर थे इशू करा फरमान कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। जब फारूक शिकर ने फरमान इशू करा मैग्ना कार्टा था कंपनी के लिए, गिविंग कंपनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशंस। और ये जो था इस तरीके से उनका कंप्लीट बढ़ता गया। मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनी। अब आफ्टर द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, जब इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में, तो जो विंग्स विद देयर इन्हेंस इन्फ्लुएंस जिससे अपोज हुआ मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और रिवाइवल कंपनी जो थी फॉर्म्ड डिपैच्ड सर विलियम नॉरिस और जो थे एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। और उनको ग्रेट ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिली फॉर इटसेल्फ। अब न्यू कंपनी जो थी प्रूव्ड फेलियर, उसके साथ अंडर प्रेशर था फ्रॉम क्राउन और पार्लियामेंट का भी। टू जो कंपनीज थी अमलगेमेटेड, जो दोनों कंपनी थी उनको एक साथ एक में जोड़ दिया गया 1708 में अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और बाद दिस वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1708 से 1873 तक, which was to establish political power in India। अब फ्रेंच जो थे फाउंडेशन जो फ्रेंच सेंटर थे इन इंडिया में, वो क्या कहते हैं इंगेज कॉमर्स जो ईस्ट इन सिंस ओपनिंग ईयर ऑफ द 16th सेंचुरी। और जो फ्रेंच जो थे सबसे लास्ट में आए थे। और जो फ्रेंच थे लास्ट यूरोपियन जो थे वो इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। लेकिन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 14 जो किंग फेमस मिनिस्टर कॉबल्ट लेड थे, फाउंडेशन उन्होंने रखी थी कंपनी ऑफ डी ऑन्टियल्स से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे 1664 में। और जो किंग थे ऑल्दो टुक ए डीप इंटरेस्ट कंपेन डी इंडिसेस ऑफ ऑन्टेलिस जो ग्रांट करे था 50 ईयर मोनोपोली ऑन फ्रेंच
ट्रेड इन इंडिया और पैसिफिक ओशंस में जो फ्रेंच किंग थे उन ग्रांटेड द कंपनी ए कंसेशन, जिससे आइलैंड कंसेशन जिसमें आइलैंड ऑफ मेडागास्कर था, साथ में बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज जिसे जो उन्होंने कॉन्कर करी थी। कंपनी स्पेंट लॉट ऑफ मनी और जो रिसोर्सेज इन ट्राइंग टू रिव्यू द कॉलोनीज ऑफ मेडागास्कर, लेकिन बट विदाउट एनी सक्सेस। 1667 में जो फ्रांकोसिस कारॉन थे हेड किया गया था जो भारत में सेटिंग अप पे फैक्ट्री इन सूरत, और उन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाई। मरकारा पर्शियन जो कंपेनिज थे कैरॉन के, उन्हें फ्रेंच फैक्ट्री एक लगाई मंसूलीपट्टनम में 1669 में। उसके बाद उन्होंने एक पेटेंट फ्रॉम द सूरत सुल्तान ऑफ गोलकुंडा 1673 में, और फ्रेंच जो ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सियास्ता खान से भी एक परमिशन मिल गई कि मुगल सबदार ऑफ बंगाल टू इस्टेब्लिश ओनरशिप इन द चंदननगर नियर कलकत्ता। जो पौंडीचेरी था नव सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। 1673 में शेर खान लोधी जो गवर्नर था वालीकोंडापुरम बीजापुर सुल्तान का ग्रांटेड फ्रांकोसिस मार्टिन डायरेक्टर ऑफ द मंसूलीपट्टनम फैक्ट्री साइट फॉर सेटलमेंट पौंडीचेरी जो 1674 में इस्टेब्लिश की गई, और उसी साल फ्रांकोसिस मार्टिन को रिप्लेस कर दिया गया कैरून एज अ फ्रेंच गवर्नर। जो फ्रेंच कंपनी थी उसने फैक्ट्रीज़ अलग अलग पार्ट में बनाई, और पर्टिकुलरली इन द कोस्टल रीजन्स में माहे, कैराकल, बलसौर, कासिम बाजार और कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके बाद उसने टेकिंग चार्ज ऑफ पौंडीचेरी 1674 में जो फ्रांकोइस मार्टिन था उसने कहते एक प्लेस इम्पॉर्टेंस डेवलप करी, और ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था फ्रेंच का इंडिया में। अब जो अर्ली सेटबैक था फ्रेंच का ईस्ट इंडिया कंपनी का वो इफेक्ट होने लगा था, और ब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन डच एंड द फ्रेंच, डच और फ्रेंच में वॉर होने लगा, बोस्टर्ड बाय द अलायंस ऑफ विद द इंग्लिश सिंस द रिवोल्यूशन ऑफ 1668। अब जो यूरोप में भी वॉर हो रहे थे, डच और कैप्चर पौंडीचेरी, डचों ने पौंडीचेरी को कैप्चर करा 1698 में, और साथ में जो ट्रीटी ऑफ रायस्विक हुई जिससे कंक्लूड निकला कि सितंबर 1698 में रिस्टोर पौंडीचेरी टू द फ्रेंच, और पौंडीचेरी जो फ्रेंच को मिल गई, और डच जो गैरिसन था उनका जो गैरिसन तोपखाना था वो हेल्ड ऑन टू इट्स फॉर 2 more years। और इसके बाद जो फ्रांसिस मार्टिन थे वो एबल गार्डियंस पौंडीचेरी जिससे फ्लरिश हुई, और वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फ्रेंच इन इंडिया। अगेन बाद में उनको बैड टर्न फ्रेंच कंपनी जब इंडिया वॉर स्पेनिश सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप, जो कंसिक्वेंटली क्या हुआ कि उनको फैक्ट्रीज छोड़नी पड़ी एट सूरत, मंसूलीपट्टनम एंड बैंथरम इन द अर्ली 18th। फ्रेंच इन इंडिया अनदर सेटबैक व्हेन फ्रांसिस मार्टिन डाइड, जब फ्रांसिस मार्टिन मर गया 31 दिसंबर 1706 में, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी फिर से स्टार्ट हुआ। अब 1720 में जो फ्रेंच कंपनी थी वो रीऑर्गेनाइज करती हैं एज ए परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडियंस, और अपना जो स्ट्रेंथ है बढ़ाती हैं, और फर्दर जो है जो उनका एक्टिव वाइस जो था गवर्नर था डिनोर और डुमास 1720 और 1742 में। फर्दर फ्रेंच इंडिया जो है वो बैक्ड बाय द फ्रेंच पोजीशन, मॉरिशस उनके अंदर आ गया था, फ्रेंच एक कॉलोनीज बन चुकी, री यूनियन जो साउथ इंडियन ओशन का वो भी आ गया था। अब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेटी ऑफ कार्नेटिक वॉर, अब फ्रेंच और इंग्लैंड की लड़ाई होती, बैकग्राउंड फॉर रिवैली। अब जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे इंडिया में ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, अल्टीमेटली उनकी जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, लेकिन जो दोनों का विजन था वो पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। लेकिन जो एंग्लो फ्रेंच रिवैली इंडिया में रिफ्लेक्ट करती है कि जो ट्रेडिशनल रिवैली है इंग्लैंड की और जो फ्रांस की थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। अब ये बिगेन आउटब्रेक ऑस्ट्रेरियन यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है उस पर वॉर, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन से चालू हुआ, जो एंड करता है विद द कंक्लूजन ऑफ 7-year वॉर। अब साथ में 7 साल तक युद्ध चला, और रिवैलरी जो हुई फॉर्म ऑफ 3 कार्नेटिक वॉर्स, इसी बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए, और डिसाइड हुआ कि इंग्लिश जो हैं नॉट द फ्रेंच वर टू बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया। और 1740 में पॉलिटिकल सिचुएशन जी साउथ इंडिया की थी वो अनसर्टेन रही, कंफ्यूज रही। निज़ाम आसफ खां जो था हैदराबाद का वो वॉज ओल्ड बुद्धा था, फुली इंगेज्ड इन बैटलिंग द मराठा के साथ युद्ध में लड़ा था इन द वेस्टर्न
द वेस्टर्न डिकन वाइल हिज सबऑर्डिनेट जो थे वो सब वो क्या कहते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज डेथ। अब साउथ में जो किंगडम थी वो कोरोमंडल कोस्ट पे विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रूलर मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। अब साथ में जो रेमिनेंट था ओल्ड विजयनगर एम्पायर का इन द इंटीरियर मैसूर कोचिन और त्रावणकोर ऑन द मलाबार कोस्ट। जो इन द ईस्ट स्मॉल जो स्टेट थे मदुरई तंजौर और जो त्रिचुलापल्ली है। द डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद जैसे जैसे हैदराबाद डिक्लाइन कर रहा था वॉज ए सिग्नल फॉर द एंड ऑफ मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म। और जो मुग़ल सल्तनत है वो भी पूरी ख़त्म हो रही थी। और जो इंग्लिश का एडवेंटर गॉट देयर प्लान रेडी और इंग्लिश जो थे उनका प्लान रेडी था। अब ऑल्सो देयर वॉज ए मराठा किंगडम ऑफ तंजौर जो मराठा था और प्रोवाइडिंग पेशवा और पुणे जो एक्सक्लूड करते थे इंटरफ्रेंस व्हेन प्लीज। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ 1740 और 48 के बीच में। इसमें जो कार्नेटिक वॉर था वो क्या कहते हैं यूरोपियन और कोरोमंडल कोस्ट के अलॉन्ग हुआ। और ये क्या कहते हैं हिंटरलैंड जो थे अंदर जाके हुआ। और ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो यूरोप में, और इसे ऑस्ट्रेलियन वॉर सक्सेशन कहा जाता है। इमीडिएट वॉर का कॉज जो था फ्रेंच जो थे कंसाइज थे अपनी वीकली पोजीशन इंडिया में, नॉट फेवर एक्सटेंशन हॉस्टाइल टू इंडिया। जो इंग्लिश नेवी थी अंडर बर्नेट सीज इंग्लिश की कुछ जो नेवी थी उसने फ्रेंच के शिप को कुछ प्रोवोक करा। और साथ में जो फ्रांस थे रिटेलिएट करता है और साइज करता है मद्रास में 1746 में विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम द मॉरिशस। जो मॉरिशस उसकी कॉलोनी थी एल्स ऑफ फ्रांस और एडमिरल ला बोरांडोनिस जो फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशस के बिगेन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब जो रिजल्ट आया कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ 1748 में। और जब ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल साइन की गई ब्रिंगिंग ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूजन। अब क्या कहते हैं मद्रास जो हैंड बैक टू द इंग्लिश जो मद्रास था वो फिर से ब्रिटिश इंग्लैंड को दे दिया गया इंग्लिश को। और जो फ्रेंच था वो कहते हैं गॉट देयर टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका। अब सिग्निफिकेंस जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम मद्रास में हुआ। सेंट थोम को लेकर हुआ था बिटवीन द फ्रेंच फोर्स और जो वहाँ का फोर्स अनरुद्दीन था नवाब ऑफ कार्नेटिक जिसकी वजह से इंग्लिश अपील कर रहे थे हेल्प। स्मॉल जो फ्रेंच आर्मी थी कैप्टन पैराडाइज डिफीट कर दी गई स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर मुफ्ताद खान। सेंट थोम जो था ऑन द बैंक ऑफ रिवर अधायर वो रीओपन कर दिया गया यूरोपियंस इन इंडिया। और ये रिवील करता था स्मॉल डिसिप्लिन जो है आर्मी का कुड इजली डिफीटेड लार्ज इंडियन आर्मी। और ये जो था इस तरीके से एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो डिकेन में हुआ। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट जो था 1749 से 54 तक हुआ। बैकग्राउंड था सेकेंड कार्नेटिक वॉर का वो रिवैलरी थी इंडिया में। ड्यूप्लेक्स जो था फ्रेंच गवर्नर था सक्सेसफुली उसने लीड करा फ्रेंच फोर्स को इन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में और उसे इंक्रीज़ कर दिया उसकी पावर। और जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था साउथ इंडिया में और इंटरफियर करता था इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट टू डिफीट इंग्लिश। और इमीडिएट जो कॉज था जो उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि उसने डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क जो डेथ ऑफ निज़ामुल हो गई जो फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम थी हैदराबाद की 1748 में। जो रिलीज़ किया चंदा साहिब जो था सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली जो नवाब ऑफ कार्नेटिक बाय मराठा इन द सेम ईयर। जो एक्सेशन था नासिर जंग सन ऑफ निजाम जो था वो थ्रोन ऑफ हैदराबाद पे आया और उसका उत्तराधिकारी हैदराबाद का उत्तराधिकारी बना। और जो अपोज करता था मुजफ्फर जंग को जो ग्रैंडसन था नवाब का और क्लेम करता था थ्रोन स्टेइंग द मुगल एम्परर जो अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ कर्नाटक। अब जो कर्नाटक जो अपॉइंटमेंट था अनरुद्दीन खान जो नवाब था वो चंदा साहिब के साथ युद्ध करता है और जो फ्रेंच जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं क्लेम ऑफ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब इन द डिक्कन एंड कर्नाटक। जो फ्रेंच हैं सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग का और जो चंदा साहिब जो डिक्कन है। और इस तरीके से वाइल जो इंग्लिश वाले जो होते हैं वो नासिर जंग और अनरुद्दीन की तरफ होते हैं। तो इंग्लिश सपोर्ट करता है नासिर जंग को अनरुद्दीन को और जो फ्रेंच होते हैं सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब के। तो दोनों लोग अब अलग अलग सपोर्ट करते हैं। अब जो वॉर होता है जिससे क्या होता है कि जो मुजफ्फर जंग होता है फ्रेंच की तरफ वाला मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जो फ्रेंच डिफीटेड और किल्ड अनरुद्दीन को किल्ड कर देते हैं एट द बैटल ऑफ अम्बूर वेलोर के पास 1749 में जब मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डिकन। ड्यूप्लेक्स
अब क्या होता है, अपॉइंटेड गवर्नर ऑल ओवर द मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। अब फ्रेंच आर्मी जो होती है वो बसी और स्टेशन होती है हैदराबाद में, सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट। अब जो टेरिटरीज थी नियर पौंडीचेरी और सम एरिया जो था उड़ीसा का, वो भी क्या था फ्रेंच के हैंड में आ जाता है। इससे क्या होता है, फेल हो जाते हैं प्रोवाइडिंग इफेक्टिव असिस्टेंस टू द मोहम्मद अली एट त्रिपोली। रॉबर्ट क्राइव जो होता है उस समय एजेंट होता है इंग्लिश कंपनी का, पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल की जो डिससेक्शनरी अटैक है गवर्नर ऑफ मद्रास सॉन्डर्स जो आर्कॉट था कैपिटल ऑफ कार्नेटिक रिलीव प्रेशर ऑफ त्रिपोली। अब इससे क्या होता है कि जो चंदा साहब रश टू सेव हिज कैपिटल, और 1771 में एक फोर्स जो 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव जो अटैक करता है कैप्चर आर्कॉट को कैप्चर कर लेता है, और इससे क्या होता है, चंदा साहब की कैपिटल छिन जाती है और फोर्स 4000 मैन जो ट्रिपोली बट फेल टू गेट बैक द फोर्ट। अब क्या होता है 53 डेज़ के अंदर जो सितंबर 23 नवंबर 14 तक जो मैसूर तंजौर और मराठा चीफ होते हैं मुरारी राव, ये कहते हैं त्रिपोली, और जो क्लाइव स्टिंजर लॉरेंस त्रिपोली जो फर्स्ट रिव्यू हुई थी, और फिर सीज जो जनरल लॉ ऑफ फ्रांस विद चंदा साहेब रिमेन कोप्ड अप इन द आइलैंड ऑफ श्रीरंगम। अब बाद में दे वर फोर्स टू सरेंडर इन जून 1752 में सरेंडर करते हैं, और व्हेन मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड चंदा साहब ब्रिटिश फेल टू इंटरफियर। इस तरीके से ड्यूप्लेक्स का बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रभाव बढ़ता जाता है, और रिज़ल्ट ये होता है कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या कहते हैं हैवी फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं, जिससे ड्यूप्लेक्स जो होता है पॉलिसी जो होता है डिसाइडेड कि वो रिकॉल किया जाता है 1574 में, और इससे गोडियो जो ड्यूप्लेक्स की जगह सक्सीड करता है फ्रेंच गवर्नर जनरल इंडिया, और जो गोडियो होता है अपॉइंट करता है पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन विद इंग्लिश और कंक्लूड करता है ट्रीटी विद देम। अब जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच एग्रीमेंट और इंटरफेस होता है, और इस तरीके से जो क्वारीज होती है नेटिव प्रिंसेस के बीच में, जो पार्टी होती है लेफ्ट कर देती है पोजीशन, और इस तरीके से जो फियर था सीरियस अमेरिका प्रॉम्प्टेड फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई अमेरिका में चल रही होती है, और सस्पेंड हॉस्टाइल। अब जो इम्प्लीकेशन आता है कि जो इंडियन अथॉरिटी है लॉन्गर नेसेसरी फॉर द यूरोपियन सक्सेस, और ये इस तरीके से मोहम्मद अली इन द कार्नेटिक और सालाबत जंग इन हैदराबाद बिकेम द क्लाइंट रादर देन पैटर्न। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होता है वो कहते हैं लास्ट वॉर होता है 1758 से लेके 63। अब इसमें इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेशिया इन 1756, जो 7 ईयर वॉर चलता है स्टार्ट फिर हो जाता है ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वंस अगेन ऑन अपोजिट साइड। जो कोर्स ऑफ वॉर इंडिया में भी चलता है उससे 1758 में जो फ्रेंच आर्मी होती है अंडर काउंट ली लैली कैप्चर करती है इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड वजीरंगम में, और जो इंग्लिश बिकेम द ऑफेंसिव, और जो इन्फ्लिक्ट करते हैं हैवी लॉस ऑन द फ्रेंच फ्लीट अंडर एडमिरल एल्चरियर मंसूलीपट्टनम में, और इस तरीके से बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है थर्ड, और इस तरीके से 22 जनवरी 1760 को वॉन्डी वॉश जो तमिलनाडु के पास है, जनरल आयर जो होते हैं कूट ऑफ इंग्लिश टोटली रूटेड द इंग्लिश आर्मी अंडर थॉमस ऑथर डी लैली और टुक बुशी एज अ प्रिजनर, और पौंडीचेरी गैलेंटली डिफेंडेड बाय लैली फॉर 8 months बिफोर ही सरेंडर ऑन जनवरी 1671। इसके साथ जो लॉस होता है जिंजी और माले का फ्रेंच पावर जो होती है इंडिया में रिड्यूस हो जाती है टू इट लोएस्ट, और लैली जो होता है आफ्टर बीइंग टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंदन में लैली को पहुंचा दिया जाता है, और रिटर्न टू फ्रांस वेयर ही वॉज इम्प्रिजन एंड एग्जीक्यूटेड इन 1776। जो रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो प्रूव्ड सक्सेसिव, और जो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस हुई वो रिस्टोर करता है फ्रेंच देयर फैक्ट्री इन इंडिया। इस तरीके से टीटो प्रेसी के बाद जो रिस्टोर कर जो फैक्ट्रीज होती है फ्रेंच को दे दी जाती हैं, और जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो भी लगभग ख़त्म हो जाता है आफ्टर द वॉर, और इस तरीके से जो फ्रेंच था वो लाइक देयर पोर्तुगीज़ एंड डच काउंटर पार्ट नहीं करते हैं, और वो कन्फाइंस करते हैं छोटी से एरिया में, और वो कॉमर्स करते रहते हैं, और इंग्लिश इस तरीके से सुप्रीम यूरोपियन पावर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। डच ऑलरेडी वो डिफीट कर चुके हैं बिदारा में और प्लासी में,
बिदारा 1759। अब जो बैटल ऑफ प्लेसी है 1757 का, यूजली रिगार्डेड बाय द हिस्टोरियन, ये बहुत डिसेसिव इवेंट था जब इन्होंने अल्टीमेट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश करा। इस तरीके से उन्होंने इग्नोर करा टर्निंग पॉइंट जो था कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, विक्ट्री जो ब्रिटिश की फोर्स ओवर द फ्रेंच फोर्स एट द वंडी वॉश इन 1760 में। जो विक्ट्री थी वंडी वॉश लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर विद नो यूरोपियन रिवाइवल, और इसके साथ ही कोई भी उनके साथ रिवाइवल नहीं रह गया। अब वो रेडी थे टू रूल ओवर द एंटायर कंट्री। अब सिग्निफिकेंटली जो बैटल ऑफ वंडी वॉश था उसमें जो नेटिव थे सर्व इन बोथ जो आर्मीज ए स्पाइज। अब वन मेक वन थिंग, जो इन रिस्पेक्टिव विच साइड वन, किस तरफ वो जीत गए। अब इससे क्या हुआ कि क्या कहते हैं, लैक ऑफ सेंसिटिविटी और जियो पॉलिटिक्स जो थी दिनों दिन वो बढ़ती गई, और लैक ऑफ फॉरसाइट फॉर द पार्ट ऑफ नेटिव रूलर। अब जो कॉज फॉर द इंग्लिश सक्सेस इन एंड द ब्रिटिश फेल्योर, जो इंग्लिश कंपनीज थी वो प्राइवेट कंपनी थी, और जो क्रिएट करी गई थी एक इंथुजियाज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा, एक गवर्नमेंटल कंट्रोल में थी, और कंपनी जो खुद इंस्टेंट डिसीजन ले सकती थी और नीडेड विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो फ्रेंच कंपनी थी वो अदर हैंड स्टेट कंसर्न थी, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करती थी, और जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो उसको पैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डिले डिसीजन मेकिंग। जो इंग्लिश नेवी थी वो सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी से, और उनका जो कट ऑफ था वाइटल लिंक के साथ बिटवीन द फ्रेंच और जो पोजीशन था इंडिया में। जो इंग्लिश थे थ्री इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस मेनली कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। जो फ्रेंच का था ओनली पौंडीचेरी उनके पास हैंड में थी। जो फ्रेंच जो सबॉर्डिनेट उनका कमर्शियल इंटरेस्ट था, टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं था, लेकिन जो फ्रेंच कंपनी शॉर्ट फॉर फंड, उनके पास पैसा भी नहीं था। जो इन रिस्पेक्टिव जो मोटिव था ब्रिटिश नेवर नेग्लेक्टेड जो कमर्शियल इंटरेस्ट था, जो हमेशा से उनका फंड जो सब्सिक्वेंट साउंड फाइनेंशियल कंडीशन बनी रही जो हेल्प करती थी उनको वॉर में अगेंस्ट द रिवाइवल। जो मेजर फैक्टर था सक्सेस का इंग्लिश इन इंडिया, जो सुपीरियरिटी थी ऑफ द कमांडर्स इन द ब्रिटिश कैंप, और जो कंपैरिजन टू द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द लीडर टू द इंग्लिश साइड, सर आयरी कोटी और जो मेजर स्टिंगर लॉरेंस जो थे, रॉबर्ट क्लाइव वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनकी तरफ एक ही था ओनली ड्यूप्लेक्स ऑन द फ्रेंच साइड। इस तरीके से जो इंग्लिश और जो इनके बीच में लड़ाई हुई। और लेकिन जो डेनिश अभी बचे हुए थे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1616 में और 1620 में। ये फैक्ट्री जो तारुकेदार नियर तंजौर था वहीं पे हुआ था। इंपेरिकल सेटलमेंट जो था वो सरीमपुर नियर कलकत्ता, और डेनिश फैक्ट्री जो थी वर नॉट इम्पॉर्टेंट एट एनी टाइम, और सोल्ड उन्होंने भी बेच बाँच के ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 में दे दिया। डेनिश जो थे बेटर नोन फॉर द मिशनरी एक्टिविटी देन फॉर कॉमर्स। और वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। अब जो यूरोपियन नेशंस थे केम इंडिया तो आए ट्रेडर्स की तरीके से, लेकिन जो न्यू सी रूट थे डिस्कवर्ड इंग्लैंड इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुली जो एंड करा 18th सेंचुरी में। जो मेजर फैक्टर थे वो कंट्रीब्यूट करते थे कि जो इंग्लिश अगेंस्ट द यूरोपियन पावर्स, जिसमें पोर्तुगल, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क इन द वर्ल्ड इन जनरल। जो स्ट्रक्चर एंड जो नेचर ट्रेडिंग कंपनीज का ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत सारी कंपनी का एमलगेशन करके सेवरल रिवाइलर कंपनीज का होम था जो कंट्रोल करता था। उसका जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जो मेंबर थे इलेक्टेड एनुअली, और जो शेयर होल्डर्स जो थे कंपनी की वो एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस था उनका वोट्स पे, जो ब्रॉड सोल्ड थ्रो परचेज ऑफ द शेयर्स। जो ट्रेडिंग कंपनीज थी फ्रांस की और पोर्तुगल की वो लार्जली ओन बाय द स्टेट, या फिर वो स्टेट से या नेचर उनका मैनी ईयर फ्यूडलिस्टिक होता था। जो फ्रेंच कंपनी थी वो मोनार्च मोर देन 60% जो थी, और डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड करे जाते थे मोनार्च और फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, और जो सपोज टू बी कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द टू हाई कमिश्नर जो अपॉइंटेड किए जाते थे गवर्नमेंट। जो शेयर होल्डर था वो भी बहुत लिटिल इंटरेस्ट रखता था प्रॉमिटिंग जो कंपनी का, इसलिए जो स्टेट गारंटेड थे डिवाइडेड टू द शेयर होल्डर। जो लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट था वो इन्फर्ड द फैक्ट दैट बिटवीन 1725 और 1765 और नो मीटिंग, शेयर होल्डर की कोई मीटिंग नहीं होती थी, और जो कंपनी सिंपली मैनेज्ड ए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। जो नेवल सुपैरिटी थी जो रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन की थी, नॉट ओनली द लार्जेस्ट बहुत बड़ी नहीं थी बल्कि एडवांस भी थी, और विक्ट्री जो थी वो स्पेनिश आर्माडा की हो चाहे फ्रेंच
ट्राफलगर की हो, रॉयल नेवी जो थी यूरोपियन की नेवल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी, और जो ब्रिटेन का डिफीट था पोर्तुगीज़ पे, फ्रेंच पे, स्ट्रांग फास्ट मूवमेंट होता था नेवल शिप्स का, और जो इंग्लिश पोर्तुगीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड का था वो 18th सेंचुरी का, वो इन्वेंशन जो न्यू मशीन्स आ रही, चाहे स्पाइनिंग जेनी हो, चाहे स्टीम इंजन हो, चाहे पावर लूम हो, और सेवरल अदर जो मशीन्स थी वो इम्प्रूव कर रही थी प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ द टेक्सटाइल, मेटलर्जी, स्टीम पावर और जो एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो अदर यूरोपियन नेशंस का था वो लेट में आया और हेल्प इंग्लैंड टू मेंटेन इट्स हेजेमनी। जो मिलिट्री स्किल और जो डिसिप्लिन थे, ब्रिटिश सोल्जर थे वो डिसिप्लिन करते थे, लॉट और वेल ट्रेंड होते थे, और ब्रिटिश कमांडर जो होते थे उनकी एक स्ट्रेटजी होती थी जो टैक्टिक वॉरफेयर में, और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इक्विप्ड विद द मिलिट्री वेल के साथ, और उनके पास फाइटर्स डिफीट होती थी, लेकिन उनके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट भी थी। जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में, और ब्रिटेन जो विटनेस करता था, एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे बनी जिसमें विद एफिशिएंट मोनार्च हुआ करती थी। और यूरोपियन और अदर यूरोपियन नेशन जैसे फ्रांस विटनेस वायलेंट रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, और आफ्टर नेपोलियन वॉर्स, नेपोलियन डिफीट हुई 1815 में। इस तरीके से वीक पड़ता चला गया फ्रांस ऑपोजिशन, और इस तरीके से ब्रिटेन इटालियन गॉट यूनाइटेड एज अ नेशन एट लेट 18 डच का जो स्पेन के साथ इवॉल्व हुआ 80 ईयर तक वॉर। 17th सेंचुरी में जो वीकेंड पोर्तुगीज इंपीरियलिज्म था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो बैक करप्टी 1800 कपल्ड द रिवोल्यूशन 1830 में, और इस तरीके से जो फोर्स टू सेल द पोजीशन टू द ब्रिटेन और इक्विट। अब जो लेसर जील थी रिलीजन के प्रति, ब्रिटेन जो था वो उसका जो जील था रिलीजन के प्रति बहुत कम था, और लेस इंटरेस्टेड था स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। और वहीं पे स्पेन, पोर्तुगल, डच जो थे, इनका जो मेन पर्पस था वो अपने कॉलोनियल पावर्स को मिशनरी रिलीजियस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यूज़ ऑफ डेप्थ मार्केट जो मेजर इनोवेशन रीज़न था ब्रिटेन का, और सक्सीडेड क्योंकि वो मिड 18th सेंचुरी में मिड 19th सेंचुरी तक जो यूरोपियन नेशन फेल कि उन्होंने देखा कि डेप्ट मार्केट जो है फंड इन वॉर, वो अपना वॉर्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे। वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक जो थी बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की पहली जो सेंट्रल बैंक थी बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो इस्टेब्लिश करती थी सेल देयर गवर्नमेंट डेप्ट ऑफ द मनी मार्केट ऑन द प्रोमाइस ऑफ द जो ब्रिटिश डिफीट करता रिवाइल कंट्री जैसे कि फ्रांस, स्पेन। ब्रिटेन जो था इनेबल स्पेंड मच मोर ऑन मिलिट्री देन इट्स रिवाइवल, वो मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करता। ब्रिटेन का जो रिवाइवल फ्रांस कुड नॉट मैच द एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश। अब बिटवीन 1694 1812 में अंडर द मोनार्च, देन अंडर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, फाइनली जो अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस सिंपली वेंट करप्ट आउटडेटेड वे ऑफ लर्निंग। तो समरी की वे ए सी रूट टू इंडिया स्पिरिट ऑफ रिनायंस 15th सेंचुरी में जो यूरोप में हुआ। यूरोपियन इकोनॉमी जो थी ग्रोइंग रैपिडली, और जिससे क्या प्रॉस्पेरिटी और जो डिमांड थी लग्जरी गुड की इंक्रीज करने लगी। सप्लाई ऑफ मीट एंड रिक्वायर स्पाइस फॉर प्रिजर्वेशन, और जो कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1453 में सीरिया और जो इजिप्ट लेटर बाय द ओटोमन टर्क कॉलिंग ए न्यू रूट टू रीच इंडिया, जिससे क्या हुआ कि डीलिंग टू अरब और तुर्क। छठा जो था वो वेनिस और जुनेवा जो छोटे स्मॉल स्टैंड थे अप टू द टर्क। और पांचवा जो स्पेन और पोर्तुगल जो मनी और मैन बाय द नॉर्थ यूरोपियंस के द्वारा शिप और जो टेक्निकल नॉलेज थी गेनोइज की। और जो छठा जो था पोर्तुगीज जो पाइनियर थे डच, इंग्लैंड, डेनिस और फ्रेंच रिवैली टू रीच इंडिया। अब जो पोर्तुगीज वास्को डिगामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498, और वास्को डिगामा सेकेंड टाइम जो विजिट हुआ 1502 में। इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग स्टेशन एट द कैलिकट, कोचिन और कैनाडूर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो 1505 और 1509 के बीच में फर्स्ट गवर्नर जो था, उसने इनिशिएट करा ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे कार्टाजाइट सिस्टम कहते हैं। अल्फांसो डी अल्मेडा जो था, अल्फांसो डी एल्ब्रूक जो था 1509-1515 में, वो एक फाउंडर था पोर्तुगीज पावर इंडिया जो कैप्चर करा उसने गोवा फ्रॉम द बीजापुर। और इस तरीके से उसने परसिक्यूटेड मुस्लिम्स, कैप्चर्ड बाटकल फ्रॉम श्री कृष्णदेवराय और विजयनगर से इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद द नेटिव ऑफ इंडिया और बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। नीनो डा कून्हा जो था 1529-38 के शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530।
इस तरीके से उसके रूल में द्यू बसीन केम अंडर द पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम गुजरात। किंग बहादुर शाह और बहादुर शाह किल्ड 1537 में द्यू नेगोशिएटिंग वाइल पोर्तुगीज फैक्टर फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ पोर्तुगीज इंडिया। पहला कि जो उनका इमरजेंस पावर था डायनेस्टी का, इजिप्ट पर्शिया और नॉर्थ इंडिया का, वो क्या कहते हैं अपीयरेंस हुआ मराठा नेबर्स के साथ। दूसरा जो पॉलिटिकल फियर था वो एक्टिव जूरिस्ट मिशनरीज के साथ, और जो प्रोसिक्यूशन हुआ कॉज पोर्तुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर। तीसरा जो राइज था इंग्लैंड का और डच का कॉमर्शियल एम्बिशन चैलेंजिंग द पोर्तुगीज सुप्रीमेसी। चौथा जो रैम्पेंट करप्शन हुआ, ग्रीड और जो सेल्फिशनेस देखने को, पायरेसी और जो क्लियरनेस ट्रेड प्रैक्टिसेस देखने को मिली पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो डाइवर्जन था ऑफ द पोर्तुगीज कॉलोनीज एम्बिशस टुवर्ड द वेस्ट वे ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। डैनिश जो थे वो नीदरलैंड के, और उन्होंने फॉर्म करा एक 1602 में चार्टर फॉर द डच पार्लियामेंट, होल्ड करता था पावर टू वेज वॉर्स, मेक ट्रीटी एंड बिल्ड फोर्ट। डच फैक्ट्रीज इन इंडिया मंसूलीपट्टनम 1605, पॉलिकट 1610, सूरत 1616 और जो बिमलीपट्टनम 1641 और कैरकल 1645, चिनसुना 1653 और कासिम बाजार बेंगलोर और पटना बलसौर नागपट्टनम 1568 और कोचिन जो था 1663। अब जो डिक्लाइन हुआ इंडिया में, डिफीट ऑफ डच इन द एंग्लो डच वैली जो शिफ्ट करता था डच अटेंशन टुवर्ड द मलय आर्कपेलागो। बैटल ऑफ बिदारा जो ब्रिटिश डिफीट कर दिया ब्रेंच को, और इंग्लिश जो थे फैक्टर्स ऑफ प्रमोशन, क्योंकि ड्रेक वेज जो थी वर्ल्ड की वो इंग्लिश विक्ट्री थी। माइटी स्पेनिश आर्माडा लीडिंग टू द ग्रेट एम्बिशियस फॉर्मेशन हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फॉर्म करी गई दिसंबर 31 1600 में। चार्टर इशूड किया गया क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, और गिव द कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट फॉर 15 ईयर्स। सेटलमेंट ऑफ इंडिया जो विद कैप्टन थॉमस बेस्ट जो थे विक्ट्री ओवर द पोर्तुगीज 1612 में, और ईस्ट इंग्लिश ने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री एट द सूरत। 1613 में जो सब्सिक्वेंटली थॉमस रो था वो सिक्योर परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद और भरूच। उसने 3 जगह भाई। बॉम्बे को कंट्रोल में मिला कंपनी को जब चार्ल्स ने उसको कहते डाउरी में दे दिया, और मद्रास और सेंट थॉर्न रिप्लेस मंसूलीपट्टनम, और इंग्लिश हेडक्वार्टर जो उनका ईस्ट में हुआ था। फॉर्मर चंद्रगिरी जो चीफ था इंग्लिश का 1639 में। जो सिटी ऑफ कलकत्ता था ग्रू करा डेवलपमेंट ऑफ 3 सुल्तानुती गोविंदपुर और कालीकट्टा फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, और पॉडिफाइड सेटलमेंट चालू हुआ फोर्ट विलियम का जो बिकेम द साइट ऑफ ब्रिटिश फॉर इंडिया टिल 1911 तक। और उसके बाद ये दिल्ली शिफ्ट हो गए। फारूक शिकर का जो फरमान था 1717 का कि मुगल एम्पर जो फारूक शियर है फरमान मागरा काटा रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी गेव द सिग्निफिकेंट प्रिविलेज टू द कंपनी इन बंगाल गुजरात एंड हैदराबाद। जो मर्जर ऑफ द कंपनी 1635 में जो रिवाइवल कंपनी और जो एसोसिएशन थी असाडा कंपनी वो फॉर्म बाय सर विलियम कॉटियर, और ये लाइसेंस जो थी बाय चार्ल्स वन 1657। बोथ जो कंपनी थी मर्ज कर दी। इन 1698 में जो रिवाइवल कंपनी इमर्ज हुई थी 1702 में जो रिवाइवल कंपनी ओल्ड और न्यू कंपनी केम टू एंड, और बाद में फाइनल एमलगेशन टुक 1708 में एक टाइटल दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया आफ्टर द आर्बिट्रेशन ऑफ द अर्ल ऑफ द गॉडोफिन। ये जो कंपनी थी रूल करती थी इंडिया को 1858 में। जो फ्रेंच जो थे फाउंडेशन, फ्रेंच ने अपना फाउंडेशन रखा 1664 में। कॉलबर्ट जो था मिनिस्टर ऑफ लुइस 14 का, उसने फाउंडेशन रखी कंपनी डी एंडिस ओरिएंटलिस। सेटलमेंट इन इंडिया जो पौंडीचेरी जो डेवलप्ड हुआ हेडक्वार्टर जो फ्रांसिस मार्टिन के था जो डायरेक्टर थे मंसूलीपट्टनम के फैक्ट्री के, और वाईलेकोंडोपुरम जो तो गवर्नर शेर खान लोधी जो 1673 का। फाइनली जो इनकॉर्पोरेट इनटू द इंडियन यूनियन इन 1954। अब जो एंग्लो फ्रेंच रिवैली थी इंडिया में, एंग्लो फ्रेंच रिवैली जो थी इंडिया की वो कंसाइड करी वॉर्स बिटवीन इंग्लिश और फ्रेंच इन कॉजेज जो थे जो उनका कारण था प्रोटेक्शन और जो एक्सपेंशन कमर्शियल इंटरेस्ट थे। दूसरा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ इंडिया में और यूरोप में चल रहे थे। तीसरा इस तरीके से फर्स्ट जो कांटिक वॉर हुआ 1740 और 48 में एंग्लो फ्रेंच रिवैली यूरोपियन, और इस तरीके से ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले सॉल्व हुई। सेकेंड वॉर जो था वो इंक्लूसिव जो था वो फ्रेंच साउथ में, और इस तरीके
से तीसरा जो था 1753 और 63 में सक्सेसिव वॉर हुआ, जिसे बैटल ऑफ वंडीवॉश कहते हैं, जो 1760-61 में हुआ। इस तरीके से जो ट्रीटी ऑफ पेरिस सॉल्व हुई और फ्रेंच को उसकी कॉलोनी फिर से इंडियन सेटलमेंट कमर्शियल पर्पस ओनली फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट बैंड। जो कॉजेज था फ्रेंच फेल्योर का, क्योंकि उनके पास इनएडिक्वेट मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट था। फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप में भी था। इल मैनेज पॉलिसी ऑफ इंपीरियल फ्रांस, और जो लैक उनके पास कमर्शियल इनिशिएटिव भी नहीं था फ्रेंच के पास, और जो कमर्शियल बेस था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ज़्यादा था। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो इंग्लिश का बाकी लोगों के साथ वैल्यू हुई और लास्ट में जो इंग्लिश थे वो जीत गए। थैंक यू।